चलें, कल हमारा लास्ट चैप्टर था चैप्टर 13, जिसमें हमने जुरिस्डिक्शन के बारे में बात की थी कि किसका कौन सा जुरिस्डिक्शन होगा, कौन से कोर्ट का। और हमने कल का जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो किया था सेक्शन 190 से। 190 के संबंध में अगर अपन बात करें तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कॉग्निजेंस की। एक जो कोड है वो कैसे कॉग्निजेंस लेगा, प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होगी, तो उसके संबंध में हमने दो चीज़ों पर चर्चा की थी। कॉग्निजेंस वैसे तो 190 में 3 तरीके से लिया जाता है, लेकिन दो चीज़ें मेन हैं। कौन सी? FIR यानी पुलिस रिपोर्ट पर और कंप्लेंट पर। तो FIR के बारे में हमने कल पूरी चर्चा कर ली थी 154 से जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। 154 से 176 तक ये चैप्टर पूरा था हमारे, कैसे कैसे FIR होगी। FIR पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से 173(2) की रिपोर्ट हमारे पास 190 में जाएगी और उस पर कॉग्निजेंस लेंगे, ठीक है। अब हम बात आ जाते हैं किस पर कि कॉग्निजेंस लिया कैसे जाएगा। वैसे तो हम कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस लिया जाता है, तो कंप्लेंट की बात हम करेंगे सेक्शन 200 से। लेकिन इससे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि FIR के मैटर तो आपने कर लिए कॉग्निजेबल मैटर में FIR पर, है ना। तो कंप्लेंट में कौन से मैटर जाएंगे। तो वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट होना चाहिए था कंप्लेंट का चैप्टर, लेकिन हमारी मजबूरी है पहले हम ये डाल लें कि कंप्लेंट पे कौन से मैटर जाते हैं। तो पहले हम कॉग्निजेंस लेते हैं, उसके बाद से 195 से हमें 199 तक ये बताया जाएगा कि कौन से मैटर ऐसे हैं जो कंप्लेंट पर फाइल किए जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो कंप्लेंट पर फाइल किए जाने वाले मैटर हैं 199 तक, उसके बाद हम देखेंगे 200 में कंप्लेंट फाइल किए जाने का, कंप्लेंट पर केस दर्ज किए जाने का क्या प्रोसीडिंग है। तो 190 देख लें, चैप्टर 14 है, बहुत महत्वपूर्ण है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का पहले तो हम थोड़ा सा अर्थ समझ लें। कॉग्निजेंस का मतलब होता है न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, कोर्ट द्वारा किसी भी मैटर में जो उसके पास चाहे कंप्लेंट पर फाइल किया गया है, चाहे सुओ मोटो फाइल किया गया है या पुलिस रिपोर्ट पर फाइल किया गया है, जो डॉक्यूमेंट उसके पास हैं उसके आधार पर, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये इंक्वायरी करना कि इससे ऑफेंस बनता है या नहीं। अगर बनता है तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस यानी कि नॉलेज में लेना, संज्ञान में लेना कि हाँ ये ऑफेंस, इस प्रकार का कोई ऑफेंस हुआ है। वो केवल डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है, जो डॉक्यूमेंट उसके सामने प्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद कुल मिला के उसकी नॉलेज में लेना, और वो नहीं लेता है कॉग्निजेंस तो मामला वहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कॉग्निजेंस मतलब न्यायालय द्वारा अपराध को डॉक्यूमेंट के आधार पर ज्ञान में। डॉक्यूमेंट कौन से हैं? कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट या सुओ मोटो। तो हम देखते हैं कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है। चैप्टर 14, कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। सबसे पहली शर्त यही है कार्रवाइयां शुरू करने के लिए न्यायालय 2 प्रकार की कार्रवाइयां करता है, इंक्वायरी और ट्रायल। डेफिनेशन क्लॉज में आपने देख लिया होगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस, है ना। और इंक्वायरी और ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉग्निजेंस कैसे कैसे लिया जाएगा। तो कॉग्निजेंस लेने के लिए पहले तो उन्होंने कहा है सब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, और अगर सब सेक्शन 2 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज्ड किया गया तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट फाइल होता क्या है, कॉग्निजेंस का मतलब है कि सबसे पहले फाइल चाहे ट्रायल वाइज सेशन कोर्ट ही क्यों ना हो मैटर, मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगी एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, तो उस पर वो कॉग्निजेंस लेगा। तो वो कौन लेता है? चाहे ट्रायल बाय सेशन कोर्ट ही क्यों ना हो मामला, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और CJM द्वारा ऑथराइज सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेता है। किस आधार पर लेगा? फैक्ट, उसके सामने जो फैक्ट डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रोड्यूस किए गए हैं, फैक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं बाय कंप्लेंट, है ना, परिवाद पत्र प्राप्त होने पर, उन तथ्यों से पुलिस रिपोर्ट बनती है, यानी पुलिस रिपोर्ट पर 173(2) की रिपोर्ट पर, और पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तला पर या स्वयं की जानकारी पर। तो यदि पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति ने उसको इन्फॉर्म किया है उस पर या स्वयं की जानकारी पर, ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। 3 ग्राउंड हमें ABC करके बताए गए हैं, आपको इसको क्लॉज वाइज याद रखने हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन यदि कोई मजिस्ट्रेट इस तरीके से कॉग्निजेंस लेता है क्लॉज C में, सबसेक्शन 1 के क्लॉज C में, ठीक है ना, तो वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस जब लेता है तो अभियुक्त को साक्ष्य लेने से पहले, 191 की हम बात कर रहे हैं, साक्ष्य लेने से पहले बता देगा कि अगर आप चाहें तो किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से आप मामले का विचारण करवा सकते हैं, क्योंकि वो सुओ मोटो उसी मजिस्ट्रेट ने आपके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया है जो आपकी ट्रायल कर रहा है। तो अगर आप, वो आपको ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन कब देगा? एविडेंस लेने से पहले, है ना, ठीक है। और यदि ऐसा होता है तो मामला किसको अंतरित कर दिया जाएगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उस मामले में ट्रायल कौन करेगा। जरूरी नहीं है जिस मैटर में जिसमें किसी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया वही उसकी ट्रायल करे, वो खुद भी कर सकता है और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो ट्रांसफ़र करने के इसमें हम देखेंगे 191, 192, 193, ये 3 तरीके हमें यहाँ पर बताए हैं। 191,
टू 193। 191 में कब ट्रांसफ़र करते हैं हम? जब सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं क्लॉज सी में, तो मजिस्ट्रेट उसको ऑप्शन देता है एविडेंस लिए जाने से पहले, है ना, यानी कि ट्रायल स्टार्ट करने से पहले। तो सेकंड क्लॉज आता है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, या फिर वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस मैटर को, अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी जेएमएफसी को वो मामला ट्रांसफ़र कर सकता है, और यदि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी जेएमएफसी को ऑथराइज किया है तो वो जेएमएफसी भी किसी अन्य मजिस्ट्रेट को वो मामला ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी मामला ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, 192 में इसमें कुछ विशेष क्लॉज नहीं है। फिर आता है हमारा सेक्शन 193। ये बताया गया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मैटर कोई भी हो, चाहे वो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट क्यों ना हो, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, एक्सेप्शनल केसेस जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 199 अभी हम करेंगे, जिसमें है ना मानहानि की डेफिमेशन के मैटर में 199 क्लोज 2 में डायरेक्ट कॉग्निजेंस सेशन न्यायालय ले लेगा, या जैसे SC/ST एक्ट हैं, NDPS एक्ट हैं, करप्शन एक्ट हैं, इस तरीके जो स्पेशल एक्ट हैं उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है सेशन कोर्ट। अन्यथा हमेशा कॉग्निजेंस कौन लेगा? जेएमएफसी या जेएमएससी। ठीक है, और यहाँ पर इनको मैटर कमिट किया जाता है आफ्टर कॉग्निजेंस। तो कमिटल के बारे में जो डायरेक्शन दिया गया है कि सेशन कोर्ट डायरेक्ट किसी मैटर में कॉग्निजेंस नहीं लेगा, वो फाइल पहले जेएमएफसी या जेएमएससी के पास जाएगी, और वो उसको जब तक कमिट नहीं किया जाएगा तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर केवल 193 में केवल डायरेक्शन है, याद रखना। जो मैटर कमिट किया जाता है, ठीक है, वो किया जाता है कौन से सेक्शन में? 209 में। तो 209 में मैटर कमिट किया जाता है, और अगर एक बार ट्रायल चालू हो गई है, गलती से पता पड़ा मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है और उसमें ट्रायल स्टार्ट कर देता है, और बाद में निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले किसी भी समय अगर उसको लगता है मजिस्ट्रेट को कि नहीं यार ये तो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट मैटर है, तो उससे पहले सेक्शन 323 में वो मैटर कमिट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है बेसिकली यहाँ पर। तो हमने क्या देखा? 209 में ट्रांसफ़र करता है कॉग्निजेंस लेने के बाद, ठीक है ना। और अगर कॉग्निजेंस ले लिया, ट्रायल स्टार्ट कर दिया, तो 323 में ट्रायल अगर स्टार्ट हो गई तो निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले, ऑलमोस्ट जगह पर लिखा है निर्णय सुनाए जाने से पहले, लेकिन 323 में लिखा है निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले वो मामला मजिस्ट्रेट के पास वो मजिस्ट्रेट मामला किसको उपार्पित कर सकता है? कमिट कर सकता है। हिंदी में इसको उपार्पण बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कमिटल। कमिटल प्रोसीडिंग क्यों कर सकता है? सेशन कोर्ट को। क्लियर? तो यहाँ पर आप 193 पर लिख लें 209 और 323, ये दो सेक्शन आप यहाँ पर मेंशन कर लें, दो सेक्शन मेंशन करें। फिर अपना मैटर आता है 194। तो ये कहते हैं कि सहायक सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश कौन से मामले का विचारण करेंगे। देखें, सेशन कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, सेशन कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता। सेशन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होता है वो पूरा का पूरा सेशन खंड, यानी कि पूरा पूरा जिला, है ना। तो वहां पर जो मैटर जाते हैं वो कैसे जाते हैं? डायरेक्ट सत्र न्यायाधीश के पास जाते हैं। डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि अपर सेशन न्यायाधीश के पास जाए, ऐसा नहीं होता। वो डायरेक्ट सत्र न्यायाधीश के पास जाते हैं। सत्र न्यायाधीश जिसको चाहे वो मामले ट्रांसफर कर सकता है। तो अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश कौन से मामले सुनेंगे? जो खंड का सत्र न्यायाधीश उनको सुपुर्द करे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन 195। सेक्शन 195 से 199 तक आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें पहले। 195 से 199 तक एक्चुअल में अभी हम बात कर रहे थे मैटर कंप्लेंट, हमने क्या एफआईआर किन मैटर में की जाएगी? तो एफआईआर उन मैटर में की जाएगी जिनमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में। लेकिन है ना, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या एफआईआर के अलावा भी ऐसे मैटर हो सकते हैं जो जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उनकी रिपोर्ट कैसे की जाएगी? तो वो कंप्लेंट पर की जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जिसमें हम ये हटा दें कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, इस डिस्प्यूट को अलग कर दें। कुछ मैटर में उन्होंने बताया कि आप इसकी रिपोर्ट कंप्लेंट पर ही करेंगे। किस पर करेंगे? कंप्लेंट पर। तो पहले तो अपने दिमाग में ये रख लें 195 से जो क्लॉज स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट होते हैं 199 तक, उसमें ज़्यादातर में ये बताया गया है कि ये जो मैटर है कंप्लेंट पर फाइल किए जाएं। अगर आप चाहें तो 195 के ऊपर ये टाइटल अपना सेल्फ डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि ये कंप्लेंट करेगा कौन। कुछ मैटर ऐसे भी हैं जिस पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट मैटर यहाँ पर ये बताए गए कि कंप्लेंट, ये सब मैटर कंप्लेंट पर फाइल किए जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये सेक्शन हमें केवल दो एस्पेक्ट में पढ़नी है। एक तो कंप्लेंट पर फाइल किए जाएंगे, दूसरा कंप्लेंट फाइल करेगा कौन। हर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा, जैसे एफआईआर कोई भी फाइल कर सकता है,
है ना, FIR कोई भी लिखा सकता, कंप्लेंट कोई भी नहीं लिखा सकता। तो इस लॉ को पढ़ने के लिए हमें 195 से थोड़ा चलना पड़ेगा। तो 195 कहती है, इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि उसमें पूछे जाने वाले कंटेंट बहुत कम है। तो लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए यहाँ पर 2 लाइनें दी गई हैं, एक लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए, दूसरा साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवक के विरुद्ध के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना के लिए अभियोजन। ठीक है, तो लोक न्याय के अपराधों के लिए करेंगे। तो एक्चुअली लोक न्याय के जो अपराध बताए गए, जो लोक सेवक की आदेश है उसकी अवज्ञा का जो भंग किया जाता है, इस तरीके जो क्लॉज आपको दिए गए हैं आईपीसी में, वो दिए गए हैं 172 से 188 तक आईपीसी में। तो इनमें अगर कोई अपराध किया जाता है, इनका प्रयत्न किया जाता है, आपराधिक षड्यंत्र किया जाता है इन अपराधों को, यानी कि 172 से लेकर 188 तक के जो ऑफेंस बताए गए इंडियन पीनल कोड में, जिसमें आप लोक सेवक की अवज्ञा का भंग, आदेश की अवज्ञा करते हैं, तो उसमें जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा लोक सेवक के या किसी ऐसे लोक सेवक के जिसके विरुद्ध प्रशासनिक तौर पर वह अधीनस्थ लिखित परिवाद पर ही करेगा। यहाँ पर पहले तो आप ये कर लें, लोक सेवक की अवज्ञा, लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफ़ी है कि लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा के लिए आप जो कंप्लेंट फाइल करेंगे वो कंप्लेंट फाइल की जाएगी, और किसके द्वारा की जाएगी? लोक सेवक के द्वारा। अब मैटर ये करता है कि यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कौन कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है कि वो लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक के जिसके कि वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ लिखित परिवाद पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो याद रखना, इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि बहुत बारीकी से इस बात को समझना, जैसे एक लोक सेवक है, जैसे तहसीलदार है, तो वहां पर वो तहसीलदार, केवल वही तहसीलदार कंप्लेंट फाइल करेगा जिसने आदेश दिया था। समझ रहे हैं आप? और कोई नहीं, जिसने आदेश दिया था। अगर कलेक्टर ने आदेश दिया है तो कलेक्टर ही कंप्लेंट फाइल करेगा, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा। यहां पर उन्होंने कहा, साफ तौर पर उन्होंने लिखा है, संबद्ध संज्ञान संबद्ध लोक सेवक के रिलेटेड, यानी कि वही पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, उसके एप्लीकेशन पर किया जाएगा, उसकी कंप्लेंट पर किया जाएगा, किसी अन्य की पर नहीं। पर आगे कह रहे हैं, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ लिखित परिवाद पर ही किया जाए, यानी कि आपका सीनियर कर सकता है, या तो आप खुद करेंगे या आपका सीनियर कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आपने कहा जूनियर को राइट दे दिया, तो जूनियर को राइट देने के बाद भी जूनियर कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है, या तो आप खुद करें या आपका सीनियर कंप्लेंट फाइल करेगा। हाँ, ये हो सकता है आपका पद उत्तरवर्ती आ जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए और पद उत्तरवर्ती आ जाए, तो वो पद उत्तरवर्ती उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। क्लियर? इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, मैंडेटरी प्रोविजन है। ऐसा ही क्लॉज उन्होंने सब क्लॉज 1B में दे दिया है, जो हमें करना नहीं है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही वाली बात लिखी गई जो हमने ऊपर बात की थी। और अगर न्यायालय है तो न्यायालय के संबंध में भी आएगा, जिस न्यायालय ने जिसकी अवज्ञा का भंग हुआ है केवल वही कंप्लेंट फाइल करेगा, अन्य कोई नहीं। ठीक है, बाकी इसमें से इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, जितना अगर इससे ओटी बनता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ें। फिर आता है 195A। 195 आता है धमकी इत्यादि के बारे में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। तो यहाँ पर यदि किसी साक्षी को धमकाया गया है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो क्लॉज दिया गया वो 195A इंडियन पिनल कोड में भी यही सेक्शन है ना। तो यानी कि 195A का उल्लंघन करते हैं तो यहाँ पर 195A में प्रोसीजर बताया गया कि यदि किसी साक्षी को धमकाया जाता है, धमकी इत्यादि दी जाती है साक्ष्य ना देने के लिए, ठीक है ना, गलत साक्ष्य देने के लिए, वहां पर साक्षी अन्य कोई व्यक्ति परिवाद दाखिल कर सकता है। यहाँ पर कोई भी कर सकता है। पहली बात तो कंप्लेंट पर ही होगा एक मैटर फाइल। दूसरी बात, यहाँ पर जो कंप्लेंट फाइल की जाएगी खुद विटनेस या कोई अन्य व्यक्ति भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब आ जाता है 196। तो 2 मैटर हो गए जो कंप्लेंट पर फाइल किए जाएंगे। अब आता है 196, राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अन्य अपराधों के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। तो राज्य के विरुद्ध अपराध और अन्य अपराधों के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। तो राज्य के विरुद्ध अपराधों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य के विरुद्ध अपराध हमें कहां दिए गए हैं? 121 से 130 तक। कहां से कहां तक? 121 से 130 तक। और अन्य अपराधों के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। तो ये कहते हैं राज्य के विरुद्ध अपराध, यानी कि ये चैप्टर 6 इसमें लिखा है वो, या अन्य अपराध और उनके आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। तो अन्य अपराध उन्होंने बता दिए 153A, 295A, 505, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, आप टाइटल वाइज करें, ठीक है ना। यहां पर आप देखें, यहां पर जो कॉग्निजेंस लेगा वहां पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो यहां पर यदि राज्य के विरुद्ध अपराध हैं या ये जो सेक्शन बताया गया इनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो इसमें या इसका अबेटमेंट है, दुष्प्रेरण है, तो यहां पर जो
कॉग्निजेंस लेगा न्यायालय, उसमें ये देखेगा कि उस संज्ञान के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं। तो वहां पर जो कॉग्निजेंस कैसे लेगा, इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस कंसेंट से ही लेगा, अन्यथा नहीं। बाकी छोड़ दें, लाइटली पढ़ने वाले सेक्शन हैं ये। फिर आता है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन 197, न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। तो जबकि किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक है या था, जिसे सरकार द्वारा उसकी मंजूरी से उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो हम ऐसे पब्लिक सर्वेंट या जुडिशियल ऑफिसर की बात कर रहे हैं जिसको किसी गवर्नमेंट द्वारा ही उसके पद से हटाया जा सकता है, सरकार द्वारा, ना कि किसी अधिकारी के आदेश से, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले तो इसका टाइटल ही महत्वपूर्ण है, आज तक तो केवल टाइटल ही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है इसमें। तो इनका अगर आपको अभियोजन करना है तो वो कैसे किया जाएगा, केंद्रीय सरकार, अगर वो लोक सेवक किसका है, केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, और राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही फाइल किया जाएगा, उसके खिलाफ केस, अभियोजन, कॉग्निजेंस ऐसे लिया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर उसको डायरेक्ट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, किसमें, लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के उपबंधित, तो फिर ये क्लॉज नहीं आएंगे, तो फिर आप बिना परमिशन के भी केस फाइल कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम, इसमें रंगे हाथों पकड़े जाने वाली जो बात है ना, आजकल जो कौन सा पाउडर होता है उसमें हाथ डाल के वो देखते हैं नोटों पे कलर, ठीक है, अगर डायरेक्ट ही पकड़े जा रहे हो लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के अधीन, तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके परमिशन के बिना किए गए कंप्लेंट पर भी कॉग्निजेंस न्यायालय ले लेगा। और इसके अलावा हर कंडीशन में न्यायालय इनके विरुद्ध कॉग्निजेंस कब लेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन हो। बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करना हमें इसमें। टाइटल महत्वपूर्ण है 198, विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। विवाह के विरुद्ध अपराध जो हमें दिए गए, कहां से कहां तक दिए गए हैं, 494 इंडियन पीनल कोड से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, 498 तक, ठीक है, 498 ए उसमें इंक्लूड मत करना। तो 494 से स्टार्ट होते हैं, 498 तक चलते हैं। तो यहां पर जो पहले तो इन्होंने पहले ही क्लॉज में लिख दिया कि ये जो चैप्टर 20 है विवाह के विरुद्ध अपराध, ये भी याद कर लेना, और 28A वो 20A क्रूअलिटी के लिए बताया गया है। तो यहां पर ये कह रहे हैं सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कॉग्निजेंस केवल और केवल कंप्लेंट पर लिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, और व्यथित व्यक्ति द्वारा, यहां पर जो विक्टिम है, ठीक है ना, उसकी कंप्लेंट पर लिया जाएगा। लेकिन विक्टिम जरूरी नहीं हमेशा विक्टिम कंप्लेंट करने के लिए उपलब्ध हो। तो यहां पर हमें पहले तो 3-4 टाइटल याद करने हैं। एक तो इनकम्पिटेंट पर्सन, अयोग्य व्यक्ति, ठीक है ना, एक पति, एक पत्नी। कौन, अयोग्य व्यक्ति, पति और पत्नी। तो ये जो 3 क्लॉज जो बताए गए हैं वो इनसे रिलेटेड हैं, अयोग्य व्यक्ति, पति, पत्नी। तो अयोग्य व्यक्ति कौन हो सकता है, अयोग्य व्यक्ति होता है हमारे पागल, ल्यूनेटिक, है ना, अभ्यस्क व्यक्ति। अगर इसकी ओर से कंप्लेंट फाइल करनी है, इसकी ओर से अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसकी ओर से कंप्लेंट फाइल करेगा, उसका लिख लें, देख लें इसमें, न्यायालय की इजाजत से रूढ़ी अयोग्य व्यक्ति है, कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद फाइल कर सकता है। अन्य व्यक्ति, अब अन्य व्यक्ति का कोई भी न्यायालय की इजाजत से कंप्लेंट फाइल कर लेगा, तो इसके लिए हमें इसका पढ़ना पड़ेगा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में यह बताया गया, सुन लें, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज तक तो पूछा नहीं गया है। तो अगर किसी व्यक्ति का गार्जियन अपॉइंटेड, माता पिता हैं, संरक्षक हैं, ये सब हैं, इसके बावजूद भी उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करता है, पता पड़ा उसका पड़ोसी कंप्लेंट फाइल कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके संरक्षक गार्जियन को नोटिस भेजेगा कि आप आएं और हमें बताएं कि आपका इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। ये बड़ी बात है कि भाई दूसरा व्यक्ति को हो सकता है बच्चे को किसी ने बहका लिया हो कि भाई तुम कंप्लेंट फाइल करो, गार्जियनों का कहना है कि नहीं ये बात गलत है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो नोटिस भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, क्लॉज सबसेक्शन 3 में, हाँ, अगर किसी का संरक्षक नियुक्त घोषित नहीं किया गया तो बात अलग, लेकिन अगर किसी का संरक्षक घोषित किया गया है तो आवेदन को मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलाई जाएगी और सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा, है ना। हो सकता है वो ये कहे कि नहीं बच्चे को इन्होंने बहका लिया है, ठीक है, तो वो कंप्लेंट फाइल ही ना हो या कोई और ग्राउंड बताए, तो समझ गए, अन्य व्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर उसका गार्जियन है तो फिर गार्जियन को उसके विरोध में बुलाया जाएगा। फिर आता है पति।
तो पति के संबंध में यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि पति संघ की सशस्त्र बलों की, उस पति की बात कर रहे हैं जो संघ की सशस्त्र बलों की सेवा में है, और उसके कमांड ऑफिसर ने ये कह दिया है कि भाई इसको कंप्लेंट फाइल करने के लिए हम छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तो पति के द्वारा ऑथराइज्ड कोई अन्य व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन इसमें सब सेक्शन 4 ये कहता है कि पति के द्वारा ऑथराइज जो अन्य व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करेगा, वो कंप्लेंट फाइल करेगा वहां का जो कमांड ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर है उस जगह का, तो वहां पर वो जाएगा, जो एप्लीकेशन जाएगी उस पर कमांड ऑफिसर इस बात का एंडोर्समेंट करेगा उस एप्लीकेशन पर कि हाँ हम इस व्यक्ति को छुट्टी नहीं दे सकते, ठीक है ना। और वहां से ऑथेंटिकेशन वो व्यक्ति लेकर आएगा जो उसकी ओर से एप्लीकेशन कंप्लेंट फाइल कर रहा है, कहां से, जहां पर वो व्यक्ति है, वहां से उस एप्लीकेशन को सिग्नेचर होकर आएगा। बाय पोस्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट जाकर भी कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि उस पर वो एंडोर्समेंट करेगा कमांड ऑफिसर के हाँ हम छुट्टी सैंक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तभी तो न्यायालय को पता पड़ेगा छुट्टी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो इसमें ये जोड़ लें। आगे चलते हैं क्लॉज सी। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि भाई 494 और 495 के अधीन दंडनीय अपराधों से व्यतीत यदि कोई पत्नी है, 494 में क्या आता है, मैन तो यही, 495 तो वैसा है, 494 आता है बायगैमी, द्वैविवाह, है ना। द्वैविवाह से व्यतीत कोई पत्नी है तो पत्नी स्वयं तो कर ही सकती है एप्लीकेशन, उसके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब कर सकते हैं। चाचा चाची इसमें लिखा नहीं है, लेकिन पिता के मतलब चाचा और जो बुआ है वो कर सकते हैं, वो इसमें लिखा है पिता या माता के भाई या बहन, तो ऐसे कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। तो रिश्तेदार भी कर सकते हैं, देख लेना कौन से रिश्तेदार आता है, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, या उसके पिता या माता के भाई या बहन, है ना। तो ये सब लोग कर सकते हैं, मामा भी कर सकते हैं, माता का भाई भी आ गया ना, और मौसी भी कर सकती है, माता की बहन भी आ गई। चलें, न्यायालय की इजाजत से, और न्यायालय की इजाजत से या कोई व्यक्ति जो रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित तो परिवाद फाइल किया जाएगा। तो यदि कोई ब्लड रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति, एडॉप्टेशन वाला कोई भी व्यक्ति, है ना, तो ये लोग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते, खुद भी कर सकती है, वो भी कर सकते। तो याद रखना कौन किस मैटर में कंप्लेंट, ये सारे के सारे मैंडेटरी प्रोविजन है, अगर नहीं करोगे तो केस मेंटेनेबल ही नहीं होगा, ठीक है। सब क्लॉज 1 में स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उस संहिता की धारा 497 के अधीन व्यतीत नहीं समझा जाएगा। सब क्लॉज 1 में जो पति क्लॉज दिया गया, सब क्लॉज 1 के क्लॉज बी में पति, है ना, तो पति विक्टिम समझा जाएगा कब, जब वो 497 का मैटर है या 498 का, ठीक है। अब 497 खत्म हो गई तो फिर इसके लिए केस फाइल करने की क्या जरूरत है, इसके लिए केस फाइल किया जाए, कम से कम ये प्रूफ करा दें कि अगर 497 497 हमने प्रूफ कर दी तो एडल्ट्री अगर प्रूफ हो गई तो डाइवोर्स के लिए एक सॉलिड ग्राउंड है, ठीक है ना। तो कम से कम इतना तो करवा लें, भले हम सजा नहीं देंगे, लेकिन हम ये तो कहते हैं कि देखो एडल्ट्री में रह रही है तो डाइवोर्स के लिए सॉलिड ग्राउंड हमें एक मिल जाएगा। चलें, तो क्लॉज 3 4 हमने कर ही लिए, तो इतना कर लें। क्लॉज 6 ये कहते हैं 376 के अधीन अपराध का संज्ञान, ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से, एक्चुअल में ये बताया गया कि अगर कोई पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ में बलात्संग करता है तो वहां पर कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब बलात्संग किए जाने से 1 वर्ष के भीतर कंप्लेंट फाइल की गई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो 468 सीआरपीसी में जो लिमिटेशंस बताई हैं कि केस फाइल करने की, कॉग्निजेंस लिए जाने की, वो इस मैटर में 18 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ में जो 15 साल से ऊपर की, 18 साल से कम की, वो टेक्निकल तो ये होना चाहिए एक्सेप्शन टू 375 इंडियन पिनल कोड उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन है कॉग्निजेंस, मतलब कॉग्निजेंस लिए जाने की, वो 1 साल ही है। वैसे तो इस मैटर में जो कॉग्निजेंस 376 के मैटर में जो कॉग्निजेंस लिए जाने की कोई लिमिट ही नहीं है, आप कभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि 18 साल से कम उम्र की अपनी पत्नी के साथ आपने किया है तो वो है ऑफेंस किए जाने से 1 वर्ष के भीतर कंप्लेंट फाइल करनी होगी, उसके बाद वो कंप्लेंट कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलें, 198A ये इंटरेस्टिंग है। इसमें 498 बेसिकली बात करें इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 20A की क्रूअलिटी 498A एक ही सेक्शन है उस पूरे चैप्टर में, क्रूअलिटी। तो क्रूअलिटी के लिए यहां पर ये कह रहे हैं पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर, कैसे भी कर सकते हैं, अथवा और परिवाद, पुलिस रिपोर्ट या परिवाद किसके द्वारा किया गया, वो माता पिता भाई बहन, उसके पिता माता भाई बहन द्वारा परिवाद, जो हमें आगे बताया था कौन से मैटर में, 494 और 495 के मैटर में जो कॉन्सेप्ट बताया था वही है। बस यहाँ पर इन्होंने इतना और कह दिया कि यहाँ पर 498
ए के मैटर में हम कंप्लेंट के साथ साथ पुलिस रिपोर्ट भी पर भी मैटर यानी कि एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट आगे जहाँ जहाँ पुलिस रिपोर्ट अगर लिखा है तो इसका मैटर मतलब क्या है कि यहाँ पर जो कंप्लेंट मतलब कॉग्निजेंस लिया मतलब ये मैटर है एफआईआर वाला। चले अब आता है 498 बी। तो 376 बी क्या कहता है? पति द्वारा पृथककरण के अधीन रहने वाली अपनी पत्नी के साथ इंटरकोर्स, है ना। 376 बी क्या है? पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलात्कार, ऐसी पत्नी जिसको हिंदू मैरिज एक्ट में सेपरेशन की डिग्री दी जा चुकी है। तो चलें, तो यहां पर लास्ट लाइन करें, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। तो वो यहां पर कॉग्निजेंस तब लेगा जब प्राइमा फेसी न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि ये बलात्कार ही था, तब कॉग्निजेंस लेगा। हो सकता है कई बार ऐसा केस आते हैं हमारे साथ, वकील भी बड़े परेशान रहते हैं कि वैसे तो तुम्हारा सेपरेशन हो गया और फिर भी तुम मिल लेते हो, बीच बीच में तुम्हारा प्यार जाग जाता है, इस टाइप से। मतलब वकील भी कहते क्या है ये। तो सेपरेशन के दौरान यदि आप रह रहे हो इस तरीके से तो प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ये रेप की था, तो ही कॉग्निजेंस लेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिमेशन के मैटर में, मानहानि के मैटर में, तो मानहानि के मैटर में सबसे पहले मानहानि के मैटर में हमारे यहाँ कितने समय के भीतर कॉग्निजेंस लिया जाता है? मानहानि के मैटर में अगर देखा जाए तो 2 साल तक की सजा है तो 3 वर्ष के भीतर हमारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 468 सीआरपीसी। तो यहां पर 3 साल के भीतर कॉग्निजेंस लिया जाएगा। और वो किसके कंप्लेंट पर लिया जाएगा? व्यथित व्यक्ति, है ना, विक्टिम के कंप्लेंट पर लिया जाएगा और किसी के पर भी नहीं। लेकिन अगर प्रोविजो कहता है अगर अयोग्य व्यक्ति है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, तो न्यायालय की इजाजत से परिवाद अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, अन्य व्यक्ति वहां पर भी कर रहा था, कहां पर? 195 में। हाँ 195 में, 198 में, हाँ ठीक है ना। 195 में तो अलग चीज थी, वो लोक सेवक की अवज्ञा थी। चलें याद रखें। चलें फिर ये सबसेक्शन 2 जो है वो केवल उसके संबंध में बात करता है कि डेफिमेशन का मैटर किन के अगेंस्ट है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये जो पद बताए गए हैं। तो ऐसे पद के विरुद्ध है जो ये पद बताए गए हैं, भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति। यहां से अब जितना भी ये डेफिमेशन चलेगा, ये पूरा क्लॉज 191 वो केवल इसी सबसेक्शन 2 से ही रिलेटेड है। तो ये लोग हैं, अगर इनके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई है डेफिमेशन वाली, तो इसका जो संज्ञान सेशन, एक तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस कौन लेगा? विदाउट कमिटल प्रोसीडिंग 193 और 209 का यूज ना करते हुए डायरेक्ट कॉग्निजेंस लिया जाएगा सेशन कोर्ट द्वारा, ठीक है ना। और लोक अभियोजक द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर किया जाएगा। तो रिटर्न कंप्लेंट, है ना, और वो कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस पर लेगा। कौन लेगा? सेशन कोर्ट विदाउट कमिटल प्रोसीडिंग। पहला तो ऑब्जेक्टिव इसमें ये है। सब सेक्शन 4 कहता है कि लोक अभियोग द्वारा कोई परिवाद यदि राज्यपाल यानी मतलब राज्य के अधिकारी हैं तो राज्य या राज्य द्वारा नियोजित हैं तो राज्य सरकार की, या केंद्र के अधिकारी हैं तो केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कंप्लेंट फाइल कर रहा है वो राज्य के मैटर में राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, केंद्र के मैटर में केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से ही फाइल करेगा, अन्यथा नहीं। और यहाँ पर जो कंप्लेंट फाइल की जाएगी विद इन 6 मंथ में की जाएगी, उसके बाद नहीं। वैसे तो हमने क्लॉज 1 में ओवरऑल अगर जनरल बात की जाए तो 3 वर्ष तक कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉग्निजेंस लिया जाए वो कितने समय के भीतर लिया जाएगा? 6 मंथ। बहुत महत्वपूर्ण, इसमें से जितनी भी हमने चर्चा की है सारे के सारे महत्वपूर्ण ओटी हैं, अच्छे से कर लें। तो चले अब हम आ जाते हैं 190 पर फिर से। तो 190 में जो कॉग्निजेंस लिया जाता है पुलिस रिपोर्ट यानी एफआईआर और कंप्लेंट और स्वयं की जानकारी या इत्तला पर लिया जाता है। तो कंप्लेंट कैसे फाइल की जाएगी, कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, इसके बारे में प्रोसीडिंग बताई गई है सेक्शन 200 से 203 तक। ठीक है, ये चैप्टर कहां से कहां तक चलेगा? सेक्शन 200 से 203 तक। तो कंप्लेंट देखें, पुलिस रिपोर्ट तो आप समझते हैं पुलिस रिपोर्ट कैसे फाइल की जाती है। आपने एफआईआर लिखा ली, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो यहां से मैटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। तो अब
कंप्लेंट पर कैसे फाइल किया जाएगा? तो कंप्लेंट, नो डाउट कंप्लेंट क्या होता है, हमने कंप्लेंट की डेफिनेशन की थी, न्यायाधीश के समक्ष कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से लिखित या मौखिक कथन अभिप्रेत है। तुम मौखिक को तो छोड़ दें, प्रैक्टिकली इतना टाइम नहीं है कि आपसे कोई सुनने, आपकी कहानी सुनने बैठा है ना। लिखे रिटर्न एप्लीकेशन पे तो कार्रवाई हो नहीं पा रही है, तो मौखिक की तो छोड़ ही दें, है ना, इतनी पेंडेंसी हमारे यहाँ। तो कुल मिलाकर जो कंप्लेंट की जाएगी, अगर मौखिक लिखित कंप्लेंट की जाती है तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली प्रोसीजर समझ लें, फिर हम बेयर एक्ट में चले जाएंगे। प्रैक्टिकली ये है कि आप जो कंप्लेंट करते हैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करते हैं, सिविल की तरह आप क्लरिकल स्टाफ में कोई केस फाइल नहीं करते, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपने कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट फाइल करने से मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि भाई आप सही बोल रहे हैं या नहीं। भाई एफआईआर के मैटर में तो आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको पुलिस दे देती है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट के सामने जो कंप्लेंट फाइल की जाती है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, जो लोग भी उपस्थित है, जो कंप्लेनेंट है, अगर वो साक्षी हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करता है। कुल मिलाकर उनसे जो उन्होंने लिख कर दिया उससे उनसे पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या कहना है, तो वही चीज़ अगर बताते हैं एज इट इज़ जो उन्होंने लिख कर दिया है ना, वही चीज़ बताते हैं तो ये माना जाएगा कि हाँ तुम्हारी कंप्लेंट सही है। इतनी सी बात है, ऐसे कंप्लेंट फाइल की जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि वो कंप्लेंट फाइल इस तरीके से कर रहे हैं कि वही चीज़ बता रहे हैं, है ना, और यही प्रोसीजर अगर मान लो पुलिस रिपोर्ट के मैटर पे होता तो यही प्रोसीजर सेम टू सेम पुलिस रिपोर्ट में भी फाइल किया, मतलब मेंशन किया जाता। 162 सीआरपीसी क्या कहती है कि भाई जितने भी 161 में जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट लिए गए हैं वो स्टेटमेंट तब प्रूव माने जाते हैं जब साबित माने जाते हैं वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर दें। तो टेक्निकली जब आप जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो वही चीज न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बता रहे हैं सेक्शन 200 में, तो फिर वो आपके स्टेटमेंट माने जाएंगे, वो आपका चीफ एग्जामिनेशन माना जाएगा। यानी कि यहां पर जो आपका चीफ एग्जामिनेशन होगा वो शपथ पर होगा, ऑन ओथ होगा, क्योंकि शपथ पर आप जो कंप्लेंट फाइल करते हैं ओथ कमिश्नर से उसके साइन सील लगवाकर फाइल करते हैं, ठीक है। तो वो आपके चीफ एग्जामिनेशन माने जाएंगे और कंप्लेंट के मैटर में डायरेक्ट आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो चलें ये प्रोसीजर होता है। तो यहां से हम कब मान लेते हैं कि वो मैटर सही है, जब हम तब मानते हैं जब आपकी शपथ पर परीक्षा कर ली जाती है। तो कुल मिलाकर सेक्शन 200 भी यही कहती है कि परिवाद पर दर्ज किसी मामले में यदि न्यायालय जिसके समक्ष परिवाद पेश किया गया है, यदि वो परिवादी और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा और उनके हस्ताक्षर कराएगा, ठीक है। तो ऑन हो तो उनका एग्जामिनेशन होगा, शपथ पर परीक्षा करेगा, उनके हस्ताक्षर करेगा, उस पर साइन करेंगे परिवादी, साक्षी और स्वयं मजिस्ट्रेट भी उस पर सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पर एक मामला दर्ज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन फिर इस पर उठता है सेक्शन 200 में ही कि यहाँ पर शपथ पर परीक्षा करना कब आवश्यक नहीं है। तो यदि कंप्लेनेंट किसी लोक सेवक द्वारा किया गया इन राइटिंग, वो किया है गया कंप्लेंट लोक सेवक द्वारा किया गया इन राइटिंग, ठीक है, ओरली नहीं, इन राइटिंग, क्योंकि दो तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने बताया आपको प्रैक्टिकली कि रिटर्न में ही की जाती है, लेकिन लॉ तो कहता है कि हम ओरली भी कर सकते हैं। तो ओरली ना करते हुए इन राइटिंग यदि पब्लिक सर्वेंट कंप्लेंट करता है तो वहां पर उसकी शपथ पर परीक्षा करना आवश्यक नहीं। ये माना जाएगा कि हाँ इसने अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में कौन करता है, पब्लिक सर्वेंट। तो वहां पर ये माना जाएगा कि ये जो कंप्लेंट है वो सही है, तो उसकी शपथ पर परीक्षा करना आवश्यक नहीं। उसके द्वारा डॉक्यूमेंट दिए गए डॉक्यूमेंट ही ऑन ओथ एविडेंस उसका माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये आती है, ये याद कर लेना, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, सारे पूछे गए। दूसरी कंडीशन ये आती है कि यदि आपने किसी व्यक्ति मजिस्ट्रेट को, एक व्यक्ति ने रिटर्न कंप्लेंट की मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेंट को ट्रांसफर कर दिया दूसरे मजिस्ट्रेट को, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर करने वाले मजिस्ट्रेट के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के, ये मैंडेट, मतलब ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि उसकी शपथ पर परीक्षा करे। लेकिन ऐसी स्थिति में जिस मजिस्ट्रेट को मैटर ट्रांसफर किया गया है वो उसकी शपथ पर परीक्षा करेगा। लेकिन हाँ, जो मजिस्ट्रेट ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि जिसके यहाँ कंप्लेंट फाइल की गई है, वो अगर खुद कंप्लेंट पर उसकी शपथ पर परीक्षा करता है, उन्होंने एग्जामिन करके मामला ट्रांसफर करता है, तो फिर बाद वाले मजिस्ट्रेट को उसकी शपथ पर करना आवश्यक नहीं होगी। यानी कि उसकी शपथ पर परीक्षा होगी तो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसी कोर्ट के द्वारा होगी, उसी मजिस्ट्रेट के द्वारा होगी जहां उसने कंप्लेंट फाइल की है। हो सकता है वो ट्रांसफर कर दे तो बाद वाला करेगा, लेकिन कंप्लेंट फाइल करने वाला मजिस्ट्रेट यदि उसकी ऑन ओथ एग्जामिन कर लेता है तो फिर बाद वाले मजिस्ट्रेट को ऑन ओथ एग्जामिन करना आवश्यक नहीं है। यानी कि एग्जामिन तो होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि कंप्लेंट फाइल करते ही हो, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास आता है 200, ये थी हमारी सेक्शन 201। अब आती है हमारे पास कि अगर आप ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई करते हैं जो
कंपिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए, तो फिर वही आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कंप्लेंट ओरली और रिटर्न की जा सकती है। तो अगर ओरली की गई है तो आपको डायरेक्शन देगा कि आप दूसरे कोर्ट में चले जाएं, और यदि रिटर्न में की गई है तो उस पर इंडोर्समेंट करेगा, हस्ताक्षर करेगा और डायरेक्शन देगा कि आप दूसरे कोर्ट में चले जाएं। क्योंकि जब ओरली की गई है तो हस्ताक्षर किस पर करेगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ पर ये बात खत्म होती है। अब आती है 202 में काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि हमारे यहाँ 202 में क्या मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। मजिस्ट्रेट जैसे 156 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देता है, तो पहला हमारे यहाँ प्रश्न बनता है कि क्या मजिस्ट्रेट ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है कंप्लेंट मैटर पर। तो यहाँ पर 202 में बताया कि यदि कंप्लेंट जो दूसरे व्यक्ति के जो बाहर है, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जुरिस्डिक्शन में कंप्लेंट फाइल की, एक्यूज्ड उसके बाहर के क्षेत्राधिकार का है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट अपने समक्ष की कार्रवाई रोककर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। तो 202 में भी कंप्लेंट के मैटर में 202 में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है, ठीक है ना। इस बात के लिए इंक्वायरी के लिए एविडेंस एकत्रित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जब तक के लिए अपनी कार्रवाइयाँ रोक देगा। हो सकता है वो कॉग्निजेंस लिए जाने से पहले ये करे कि मतलब आगे कार्रवाई करने से पहले ये करे कि हाँ हम क्या कर लें, इन्वेस्टिगेशन करा लें, तो वो करा सकता है। कंप्लेंट मैटर पे 202 में इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 156 क्लॉज 3 यहाँ पर कैसे लागू होता है, 202 में, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हैं वो कब नहीं दिए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मजिस्ट्रेट के द्वारा कब नहीं दिए जाएंगे। तो इसमें दो पॉइंट देख लें आप इसके सबसेक्शन में की प्रोविजो में, कि पहला प्रोविजो में कि यदि मामला ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं देगा। इन्वेस्टिगेशन कराना है खुद सेशन कोर्ट करा ले, ठीक है ना, तो वहां सेशन कोर्ट करा सकता है। दूसरा, जब तक उसकी शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली गई है सेक्शन 200 के अधीन, ठीक है। तो 200 के अधीन पहले शपथ पर परीक्षा की जाएगी, उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट को लगता है मुझे और एविडेंस चाहिए, तब फिर वो क्या देगा, आदेश इन्वेस्टिगेशन के, ठीक है। तब क्योंकि यदि उसके पास कोई और 200 में यहां पर परीक्षा इसलिए आवश्यक है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने से पहले, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन उस मैटर में कराएंगे जो मैटर कम से कम हो तो, और कोई मैटर है या नहीं ये हमें कैसे पता पड़ेगा, जब कंप्लेंट फाइल की गई है। और कंप्लेंट फाइल की जाएगी, कंप्लेंट पर अगर मैटर बनता है तो हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और अगर मैटर बनता ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों कराएंगे। और बनता है या नहीं बनता है हमें कैसे पता पड़ेगा, 202 में शपथ पर परीक्षा करने के बाद, ठीक है। केवल कंप्लेंट फाइल करने से मैटर नहीं बनता है, जब उसकी परीक्षा कर ली जाती है, जब तब मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट पर परीक्षा से अपना समाधान करता है कि हाँ ये मैटर बनता है, ठीक है ना। इसलिए याद रखना कि जब तक शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली गई है तब तक इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं देगा। तो दो कंडीशन में नहीं देगा, यदि केस ट्रायल बाय सेशन कोर्ट उसको लगता है, या वो शपथ पर परीक्षा नहीं कर लेता सेक्शन 200 में। क्लियर, आगे चलते हैं। प्रोविजो कहता है, हाँ चलो, मजिस्ट्रेट सीखना तो जांच या यदि मजिस्ट्रेट तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है, ले लेगा, ठीक है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो क्या करेगा, तब वह परिवादियों से अपने सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। यदि ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है तो भी वो परिवादियों से, यहां पर ऑब्जेक्टिव में हमेशा एक ही लाइन पूछी गई है कि यदि ट्रायल बाय सेशन कोर्ट उसको प्रतीत होता है तो वो क्या करेगा। तो ये पूरी लाइन आपको याद करनी है, परिवादियों से सब साक्षियों को पेश करने की अपेक्षा करेगा, उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। तो यहाँ पर 200 में, और ये जिसका क्लॉज बोथ था सब 202 का क्लॉज 2, इसमें क्या अंतर है और इस प्रोविजो में, सेक्शन 200 में है ना, वहां पर ये कहते हैं कि उपस्थित साक्षियों की परीक्षा करेगा। यहां पर अंतर ये है कि यहां पर आपने जितने भी विटनेस बताए वो सबकी परीक्षा करेगा, वहां पर जो उपस्थित जितने भी हैं उनकी परीक्षा कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं उपधारा 3 के अधीन। यदि इन्वेस्टिगेशन में उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए तो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उस अन्वेषण के लिए उस वारंट के बिना गिरफ्तार करने का पुलिस अधिकारी की, पुलिस थाने के बार सदक अधिकारी की समस्त शक्तियां होंगी। याद रखना ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा
यदि किसी भी व्यक्ति को चाहे वारंट के निष्पादन करने का राइट दिया गया है या इन्वेस्टिगेशन का राइट दिया गया है, कुछ भी करने का राइट दिया गया है, जो काम पुलिस के होते हैं वो पुलिस को ना देकर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। मतलब पूरी सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट है, पूरे लॉ का कॉन्सेप्ट है, सीआरपीसी तो छोड़ें, वो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर उसको ऐसा कोई राइट दिया है। बाकी उसको पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की समझ शक्तियाँ होती हैं, इन्वेस्टिगेशन में, परीक्षा करने में, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो गिरफ्तार कब करेगा? वारंट से। चले, अब आता है परिवाद का खारिज किया जाना। तो यदि सारा परीक्षा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है भाई परीक्षा क्यों कर रहे हैं, हम ये इंक्वायरी करने के लिए परीक्षा कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं सेक्शन 200 में कि मैटर बनता है या नहीं, इस पर कॉग्निजेंस लिए। कॉग्निजेंस का मतलब यही होता है जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस है उससे हम देखें, जो भी एविडेंस हमारे सामने आया है उससे हम देखें कि यहाँ पर ये मैटर बनता है या नहीं। और बनता है या नहीं इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि इंडियन पिनल कोड या जो भी लॉ जिसके अधीन आप अपराध बता रहे हैं उसके और डेफिनेशन के कंटेंट कंप्लीट हो रहे हैं, नहीं बाकी और कुछ नहीं। बस डेफिनेशन में अगर हम कहते हैं कि हाँ ये कंप्लेंट जो आप बता रहे हो स्टोरी उससे कंटेंट बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया, मामला बनता है, याद है। तो यदि सब कुछ करने के बाद, एग्जामिन वगैरह सब कुछ करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन जो 202 में करा उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला नहीं बनता, तो वो क्या करेगा, मैटर को खारिज कर देगा। मैटर को जो खारिज किया जाना होता है वो दोष मुक्ति नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कंप्लेंट फाइल किया, उसका मैटर खारिज कर दिया गया, तो वो दोष मुक्ति नहीं होता। तो यहां पर एक नया प्रश्न उठता है कि जिस मैटर को खारिज कर दिया गया उसके अगेंस्ट आप अपील में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे, है ना, किस में जाएंगे, किस ग्राउंड पर बोल रहे हो ये? सेक्शन 398 हमें पढ़नी पड़ेगी रिवीजन की, है ना। 398 में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका मैटर खारिज कर दिया गया है, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट वो अपील नहीं कर सकता, लेकिन वो हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकता है। इसके संबंध में 398 में प्रोसीजर लिखा हुआ है पूरा, इसी संबंध में। बेसिकली 398 है ही इसी के लिए, 203 के लिए और 204 के लिए। वहां पर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट क्या करेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन देंगे कि आप इस बात की जांच करें या अपने अधीनस्थ किसी जेएमएफसी से करवाएं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी जांच खुद कर सकता है या अधीनस्थ जेएमएफसी से करवा सकता है कि ये मैटर, कंप्लेंट का जो मैटर है वो फाइल किया जाना चाहिए था या नहीं। तो इसके लिए रिवीजन फाइल की जाएगी, जिसमें अप्लाई होगी कौन सी, 398। तो दोनों ही हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में आप रिवीजन, और चूंकि ये दोष मुक्ति का आदेश नहीं है तो इसमें आप क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते, रिवीजन करेंगे। रिवीजन में डायरेक्शन दिया जाएगा। रिवीजन में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो ऑर्डर दे दें हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, वो सीजेएम से इंक्वायरी करने के लिए बोलेंगे, तो सीजेएम स्वयं या अपने जेएमएफसी से, किसी अधीनस्थ जेएमएफसी से इंक्वायरी करवाएगा। उसकी रिपोर्ट के आधार पर फिर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पर भी रिवीजन फाइल किया गया है वो अपना डिसीजन देगा, ठीक है ना। सेम टू सेम यही प्रोविजन लागू होता है। अगर मान लो यहां पर तो मामला खारिज कर दिया गया तो बात खत्म हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आता है हमारा किससे, 204 में साफ शब्दों में ये कहा गया है कि यदि मामला बनता है, चलो खैर इस 204 की क्लॉज 4 पर भी सेम टू सेम यही प्रोविजन लागू होता है। अगर मामला बनता है, ठीक है ना, तो मामला बनता है तो जो अभियुक्त को या अन्य साक्षी को समन करने के लिए उसको आदेश का शुल्क जो है ना, तलवाना फीस, आदेश का शुल्क देना पड़ेगा। यदि कंप्लेनेंट, अगर मान लो सारी इंक्वायरी के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ मैटर बनता है और आदेश का शुल्क दे दी जाती है, आदेश का अब अभियुक्त को बुलाने के लिए आदेश का शुल्क देना है, और अगर वो नहीं देता है तो भी मैटर उसका खारिज कर दिया जाएगा 2044 में। और यदि वो मैटर खारिज कर दिया जाएगा तो वहां पर भी यही प्रोविजन लागू होगा, क्योंकि वो भी दोष मुक्ति नहीं है, वो भी मामले को खारिज किया जाना है। वहां पर भी जो रिवीजन जाएगी वो 398 में जाएगी और उसमें भी यही सेम टू सेम प्रोविजन लागू होगा, ठीक है। चलते हैं, तो अब पढ़ते हैं 204। तो 203 में हमारा मैटर खारिज, जो एप्लीकेशन थी खारिज कर दी गई थी, लेकिन 204 ये कहता है अगर मान लो मैटर बनता है परीक्षा लिए जाने के बाद, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम एक्यूज को बुलाएंगे। एक्यूज को बुलाने के लिए यदि समन मैटर है तो हम समन करेंगे, है ना, और वारंट मामला है तो समन या वारंट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समन मैटर है तो समन करेंगे, और यदि वारंट मामला है तो हम समन या वारंट जारी करेंगे। सब क्लॉज 2 कहता है, लेकिन हम ऐसा तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कंप्लेनेंट द्वारा, प्रोसिक्यूशन द्वारा साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। क्या नहीं कर दी जाती, साक्षियों की सूची फाइल। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सेक्शन 273 सीआरपीसी का ये कहना है कि समस्त साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे,
ठीक है ना। तो जो साक्ष्य लिए जाने हैं, एविडेंस लिया जाना है, उसके लिए अभियुक्त को तो बुला लो, ठीक है ना। और अभियुक्त को बुलाना है तो पहले ये तो बता दो कि कौन से साक्षी हैं। तो साक्षियों की सूची फाइल किया जाना यह आवश्यक है, अन्यथा ये भी ऑब्जेक्टिव है ना, तब तक कोई वारंट जारी नहीं किया जाए जब तक साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। और प्रत्येक समन के साथ में लिखित परिवाद की एक कॉपी जाएगी। ये तो आपको पता ही है, समन करते हैं किसी को तो कंप्लेन, है ना। और क्लॉज 4 मैंने आपको बता ही दिया। क्लॉज 4 में अगर आप जो अभियुक्त को बुलाने के लिए आदेश का शुल्क फाइल करना है आपको, वो आप आदेश का शुल्क नहीं देते हैं समन जारी करने के लिए, वारंट जारी करने के लिए, तो फिर क्या होगा, मैटर खारिज कर दिया जाएगा। चलें 205, इसमें एक केस लिख लें, रामेश्वर यादव वर्सेस बिहार राज्य। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से विमुक्ति देना। हमने देखा था 2 सेक्शन है पूरी सीआरपीसी में, 115 और 205। 115 केवल और केवल जो हमारा गुड बिहेवियर और कीपिंग पीस जो हमारा चैप्टर था उसके लिए था, ठीक है ना, एक ही चैप्टर के लिए। 205 ओवरऑल है, पर्सनल अपीयरेंस से छूट देना। तो ये जो रामेश्वर यादव का केस है ना, रामेश्वर यादव वर्सेस बिहार राज्य, इसमें यह बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है, ये उसके पास समन गया, ठीक है, और वो कहता है कि भाई मेरी स्थिति नहीं कि मैं न्यायालय में अपीयर हूं, मुझे पर्सनल अपीयरेंस से छूट चाहिए, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए बिना उस समन के जवाब में एप्लीकेशन भेजेगा, न्यायालय में उपस्थित हुए बिना। अगर वो न्यायालय में उपस्थित होकर एप्लीकेशन करता है तो फिर उसकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? वो बताएगा कि भाई न्यायालय में उपस्थित होने में क्यों नहीं आ सकता, मुझे पर्सनल अपीयरेंस से छूट क्यों दी जानी चाहिए। इससे रिलेटेड रामेश्वर यादव वर्सेस बिहार राज्य। छोटे मामले में विशेष समन, तो छोटे मामले में विशेष समन कुछ नहीं, छोटे मामले वो होते हैं जो एक्सप्लेनेशन में हमें बताए गए हैं आगे, परंतु में जिनमें 1000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है। कौन से मैटर होते हैं छोटे मैटर? जिनमें 1000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाता है। इसमें विशेष समन कुछ नहीं होता, उसमें ये होता है कि भाई छोटे मैटर हैं, हमने आपको, अगर आप ये कहते हैं कि आपने आपने अपराध किया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, एडमिट कर लो, और उसमें इतना 500 या 1000 रुपए जो भी हम जुर्माना लगा रहे हैं वो बाय पोस्ट या स्वयं आकर दे दो या किसी अन्य व्यक्ति से पहुंचा दो तो मामला खत्म हो जाएगा। तो छोटे मैटर होते हैं जिनमें केवल 1000 रुपए तक के जुर्माने का दंड है। विशेष समन का मतलब होता है, समन में ये मेंशन होता है कि आप एडमिट करें, कन्फेशन करें और जुर्माना दे दें, मैटर क्लोज्ड, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। तो ये होता है 206, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, छोटे मैटर, ठीक है। और यहाँ पर उसके खिलाफ फिर वैसी प्रोसीडिंग नहीं होगी कि उसकी किसी भी प्रकार से उसको डिसेबल बनाया जाए कि आप नौकरी नहीं ले सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये क्योंकि जुर्माने का मैटर है तो इसमें नहीं है। क्योंकि फिर तो कोई भी बंदा ये कहेगा नहीं साहब मैं तो केस लड़ूंगा, इसका महत्व भी खत्म हो जाएगा अगर आपको किसी चीज़ के लिए डिसेबल करते हैं, ठीक है। इसमें एक तो इसमें 1000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन यदि कोई मैटर समनीय है और उसमें केवल और केवल 3 महीने तक की सजा का प्रोविजन है तो भी स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि इसको भी ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे छोटे मैटर को छोटे मामले में किया जाता है। ये इसके सब क्लॉज 3 में कहा जा रहा है ना। एक तो छोटे मामले जिनमें 1000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाता है, और यही प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये कह सकती है कि उन मैटर्स में जो एक तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है 320 के अधीन, या फिर उनमें 3 मास तक का सजा दी जा सकती है केवल, तो वो भी उनको भी कैसे ट्रीट किया जाए जैसे छोटे मैटर हो, ठीक है। 207 का अनुपालन, तो भाई 207 एक प्रोसीजर बताया गया है, जब भी किसी एक्यूज के खिलाफ कोई केस चालू होता है तो उसको एक कॉपी दी जाती है अपना डिफेंस करने के लिए। वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, जो भी कंप्लेंट वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी दी जाती है। तो इसको हम कहते हैं, उसमें FIR और जो भी गवाह वगैरह होते हैं, जो भी डिफेंस करना है, जितनी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ प्रोड्यूस हुए हैं, वो सबकी एक कॉपी दी जाती है। तो उसको हम कहते हैं 207 का अनुपालन। 207 में दी जाती है, सेशन कोड में वो 208 में दी जाती है ना। और फिर 209 आता है, तो ये कॉपी दिया जाना जरूरी होता है, तभी तो वो अपना डिफेंस करेगा। जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 238 में लिखा है मजिस्ट्रेट ट्रायल में कि मजिस्ट्रेट, जैसे ही मजिस्ट्रेट ट्रायल चालू होगी, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में मजिस्ट्रेट ट्रायल चालू होगी, तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले अपना ये समाधान कर लेगा कि उसके विरुद्ध संबंध में, एक्यूज के संबंध में सेक्शन 207 का अनुपालन कर लिया गया है या नहीं। अगर वो कॉपी दे दी गई है तभी केस चालू होगा, अन्यथा नहीं। चले, तो 209 थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। 209 193 से रिलेटेड है, जिसमें हम कहा था कमिटल कार्रवाई। तो कमिटल कार्रवाई कैसे होगी ये देख लें। तो कोई भी मजिस्ट्रेट जो कमिटल कार्रवाई करेगा, कमिट करेगा, यानी कि मैटर कॉग्निजेंस लेने के बाद सेशन कोर्ट को भेजेगा, तो वो कैसे भेजेगा। सबसे पहले 207 208 में जो प्रोसीडिंग चालू की जाती है उसमें कुछ मेन कंटेंट है, वो आप देख लें। तो वो मैटर, यदि वो बेलेबल मैटर है, बेल ली जा सकती है तो बेल ले लेगा, ठीक है ना। और
मैटर कमिट कर देगा, बेल नहीं ली जा सकती है तो मैटर सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा और एक्यूज को जेल भेज देगा, उसमें डेट दे देगा कि इस मैटर पर मतलब एक्यूज इस डेट पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। मेन लाइन ये है क्लॉज डी, ये कहते हैं लोक अभियोजक को सूचना देगा। जब भी मैटर सेशन कोर्ट को कमिट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट इसकी नोटिस किसको देगा, इन्फॉर्मेशन किसको देगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ये जरूरी है, ठीक है ना, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे ही हम 225 में सेशन ट्रायल स्टार्ट करेंगे, अभी हमने 238 में मजिस्ट्रेट ट्रायल की बात की थी तो 207 के अनुपालन से चलेगी। यहां पर मजिस्ट्रेट सेशन ट्रायल जब हम चालू करेंगे तो वहां पर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि सेशन न्यायालय के समक्ष कार्रवाई का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। तो काहे पे करेगा लोक अभियोजक कार्रवाई का संचालन? वो इंफॉर्मेशन दी गई, उसको पहले से इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है तो उसके पास डॉक्यूमेंट भी होते हैं कि भाई इस पर आपको अभियोजन का संचालन करना है। 225 में लाइन ही यही है, ठीक है ना। तो लोक अभियोजक को यहां बताएंगे तब वो 225 में पहुंच पाएगा, टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, 209 से 225 में पहुंचने में। चलें अब हम चलते हैं दूसरा सेक्शन 210, मतलब नेक्स्ट सेक्शन 210 में एक सिंपल प्रोसीडिंग बताई गई है। ये आपको मेंस के लिए भी याद करना है, एज इट इज पूरा जितना आप कर सकते हैं समराइज करके मेंस के लिए लिखने की आप प्रैक्टिस करें। इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी मैटर में मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर रहा है, ठीक है ना, कंप्लेंट मैटर है जिस पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर रहा है, ट्रायल चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी स्टेज पर, इंक्वायरी ट्रायल किसी भी स्टेज पर, वहां मजिस्ट्रेट को यह बताया जाता है कि इस मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। हो सकता है वो मैटर कंप्लेंट और फाइल ना करके एफआईआर फाइल किया गया हो, किसी और कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर दी गई उसके संबंध में, तो वहां पर ये बताया जाता है मजिस्ट्रेट को कि इस मैटर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में परिवाद पर कार्रवाई करने वाला, कंप्लेंट पर कार्रवाई करने वाला मजिस्ट्रेट अपने समझ की सारी कार्रवाइयों को रोक देगा और पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप हमें, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए तो इसको एक कॉपी हमें भी दें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने पर जब मजिस्ट्रेट देखता है कि भाई ये मैटर वैसा ही है, सेम टू सेम वही है जिस पर मैं कंप्लेंट पर कार्रवाई कर रहा हूं, तो वो कंप्लेंट पर कार्रवाई को रोक देगा और उसकी कार्रवाई ऐसे चालू करेगा जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला हो, ना कि कंप्लेंट पर। कैसे कार्रवाई चालू करेगा? जैसे पुलिस रिपोर्ट पर हो। और यदि उसको लगता है कि ये मामला अलग अलग है, दोनों पुलिस रिपोर्ट वाला मामला, कंप्लेंट वाला मामला दोनों अलग अलग है, तो फिर वो कंप्लेंट वाले मामले को फिर से स्टार्ट करेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं है और ऑब्जेक्टिव भी आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। चैप्टर 70 चार्ज, आरोप की अंतर वस्तु। चार्ज क्या होता है? हमने सेक्शन 2.2 में पढ़ा था, सीआरपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में सेक्शन 2.2 में पढ़ा था चार्ज, आरोप, है ना, कि जहां के आरोप में एक से अधिक शीर्ष है वहां समस्त चीज अपने आप में एक सेपरेट चार्ज है। तो चार्ज कैसे लगाया जाएगा, चार्ज में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, ये हमें अब 211 से हमें बताया गया है। तो हम चार्ज कैसे कैसे लगाएंगे, ये हमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है 211 से लेके 224 तक चलेगा, ठीक है। उसमें अलग अलग चीजें चार्ज के बारे में बताएंगे। चार्ज जजमेंट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है पूरा। तो चार्ज के बारे में यहाँ पर पहले तो हम कहते हैं चार्ज की अंतर वस्तु 211 में बताइए, जिसमें से हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा अंदर से, है ना। जो हम जजमेंट की क्लास में आपने देखा होगा, बताते हैं कि चार्ज कैसे कैसे लगाया जाएगा, तो वो सेम टू सेम सेक्शन यही है। तो हमें इसमें अंदर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्लॉज 7 देख लें। यदि अभियुक्त किसी अपराध से पहले दोष सिद्ध किया गया है, ठीक है, और उस पर दोष सिद्धि का चार्ज, तो दोष सिद्धि का चार्ज लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, ठीक है, वो आखिरी में अगर प्रीवियस कन्विक्शन की बात है कि अभियुक्त जिस पर चार्ज लगाया गया किसी मैटर में प्रीवियस कन्विक्शन भी हुआ है, तो आखिरी में अगर चार्ज लगाया नहीं लगाया जाए, आखिरी में हम उसको देख सकते हैं और उस पर ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर लगा भी दिया है पूर्व दोष सिद्धि और अगर कोई नहीं है उसका प्रीवियस कन्विक्शन, तो उस चार्ज को हम मतलब ट्रायल उस पर नहीं करेंगे। चलते हैं 212 आपको सेक्शन वाइज करनी है। 213 से ऑब्जेक्टिव आते हैं। 213 कहती है कब अपराध किए जाने की रीति कथित करनी होगी, है ना, कब अपराध किए जाने की रीति कथित करनी होगी। तो ये कहते हैं कि भाई कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें बताना होता है कि साहब ये ऑफेंस इस तरीके से हुआ है। कुछ में तो हमने कहा चोरी है, मर्डर है, उपपत्ति है, ठीक है ना, कोई भी ऐसे ऑफेंस उसमें हम कह सकते साहब चोरी हो गई। अगर पुलिस कह रही है, कोई भी मतलब विक्टिम कह रहा है कि चोरी हो गई, तो हम ये मान लेंगे कि साहब चोरी है, कब्जे की संपत्ति उसकी, है ना, मूवेबल संपत्ति थी, बिना सम्मति के बेईमानी पूर्वकार से ले लेने के लिए उन्होंने ले लेने की हटाई, तो चोरी हो गई, ठीक है। लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें किसी के कहने पर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब चोरी होगी, जैसे छल, है ना। कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे साथ छल हुआ है,
तो उससे पूछा जाएगा आप बताएं छल कैसे हुआ। वैसे तो जो भी चीज़ है, जब हम चार्ज फाइल करते हैं, चार्ज फ्रेम करते हैं, तो चार्ज में सारे के सारे कंटेंट दिए जाते हैं। लेकिन अगर ना भी दिए जाए तो ये भी लिखने से काम चल जाएगा कि चोरी हो गई। लेकिन चार्ज में जब इस तरीके के हैं, जैसे छल है, तो छल में हमें नहीं पता कि छल हुआ, आप हमें बताएं कि छल कैसे हुआ। हो सकता है जिसको आप छल समझ रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ी हो, है ना, आप सोच रहे हैं कि हमें बेवकूफ़ बना दिया गया, लेकिन सच्चाई हो कि आपको बेवकूफ़ लीगली बनाया है। और अगर लीगल टर्म है और आपको बेवकूफ़ बना भी दिया गया तो फिर वो छल नहीं है। तो आप बताएं कि कैसे छल हुआ, आपके साथ डिसीव कैसे हुआ, ठीक है ना। तो कुछ ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें आपको रीति कथित करनी होगी, आपको पूरा बताना होगा। वैसे तो सभी में बताना पड़ता है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी कुछ मैटर ऐसे हैं कि हाँ जिसमें हम कह सकते हैं नाम से भी काम चल जाएगा, चलता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है ना, लेकिन चल सकता है। तो रीति जो कथित करनी होगी वो हमें कौन से में करनी होगी। तो वैसे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि इनमें जिसमें स्पेशली कंटेंट दिए गए हैं। तो जैसे चोरी है, इसमें आपसे जो ऑब्जेक्टिव आएगा चोरी, पहले एग्जाम्पल में चोरी है ना, एग्जाम्पल नंबर ई में हत्या, इनमें आपको रीति कथित नहीं करनी। ये आपने लिख दिए तो हम मान लेंगे कि हाँ हुआ है। बाकी आप देखें छल, मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है ना, लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। भाई पुलिस अगर ये कहती कि भाई लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डाले तो आपको बताना पड़ेगा पुलिस को कि हाँ कैसे बाधा डाली, है ना, कैसे बाधा डाली। हो सकता है आप किसी को पकड़ने गए, जो घर वाले हैं उसके, वो तो रोकेंगे भैया नहीं ले जाओ, पैर भी पकड़ लेंगे, सब कर लेंगे, लटक जाएंगे, तो ये बाधा डालने की कंडीशन में नहीं आता। बाधा डालना होता है कि आसपास के लोग इकट्ठे हो गए लाठी लेकर, भीड़ लगाकर, तो आपको बताना होगा कि वो कैसे कैसे बाधा डाली। तो यहाँ पर आपको रीति कथित करनी होगी। तो ऐसे कुछ ऑफेंस आते हैं जो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा तो हो जाएगा काम, और कॉमन सेंस नहीं भी लगाना है तो इन्होंने आज तक ये जो एग्जाम्पल दिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। तो रीति कथित नहीं करनी होगी चोरी और हत्या में। इसमें आप उपपत्ति भी ले लें, लूट भी ले लें, ठीक है ना, इनमें भी रीति कथित नहीं करनी। बाकी इन्होंने बताया है गिविंग फॉल्स एविडेंस, है ना, थेप, उसमें फ्रॉड, ये चीटिंग, है ना, और न्यायालय की आदेश की अवज्ञा का भंग, इन सब में रीति कथित करनी होगी। बताना होगा कि भाई ऐसा ऑफेंस कैसे हो गया, ठीक है। तो ये रीति कथित करनी होगी नहीं करनी होगी, ये वाले एग्जाम पूछे जाएंगे। आप अपना अपना कॉन्सेप्ट बना लें, अपना अपना तरीका होता है, आप भी अपना तरीका डेवलप करें। 215 गलतियों का प्रभाव। तो यदि आरोप में कोई गलती हो गई है तो वो तभी अनियमित मानी जाएगी जब उसके कारण न्याय नहीं हो पाया, अन्यथा नहीं, ठीक है। 215 में केवल इतना सा याद करना है। आरोपों में परिवर्तन, अल्टरेशन ऑफ चार्जेस, कोर्ट में अल्टर द चार्ज। तो आरोपों में परिवर्तन कोर्ट कर सकता है। कब कर सकता है? कभी भी कर सकता है। तो चार्ज फ्रेम होने के बाद कभी भी उसमें अल्टरेशन किया जा सकता है। कब तक किया जा सकता है? निर्णय सुनाए जाने से पूर्व। मैंने कहा था कि एक केवल 323 में लाइन आई है कि निर्णय पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व, बाकी निर्णय सुनाए जाने से पूर्व आता है सब जगह, ठीक है। तो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी जो कोर्ट है वो चार्ज में अल्टरेशन कर सकता है, अल्टरेशन कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, सब कर सकता है, बदल सकता है, चार्ज ही बदल देगा, ठीक है, सब कर सकता है। लेकिन कब तक? निर्णय सुनाए जाने से पूर्व। प्रत्येक निर्णय परिवर्तन पढ़कर सुनाया जाएगा, जो भी चेंजेस किए जाएंगे पढ़कर सुनाए और समझाए जाएंगे। क्योंकि जब भी कोई नया चार्ज फाइल किया जाता है, स्टार्टिंग से मतलब ओरिजिनल चार्ज फाइल किया जाता है, तो वो भी पढ़कर सुनाया और समझाया जाता है। तो अगर अल्टरेशन किया जाएगा तो वो भी पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा, ठीक है। अब क्लॉज 3 और 4 कहता है कि यदि जो परिवर्तित आरोप है वो ऐसा है जिससे मामले पर प्रतिकूल पड़ने की संभावना नहीं है, तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वही मूल आदेश था। अगर मान लो उससे मामले में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हाँ वही, जैसे 323 से लेके 337-38 तक के, 335 तक के जो मामले होते हैं उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उपपत्ति से लेकर जो मामले हैं, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि यही मूल आदेश था और कार्रवाई एज इट इज चालू चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन यदि उससे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है। तो न्यायालय क्या करेगा? तो न्यायालय नए विचारण का, ये अंडरलाइन करें, निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक समझे स्थगित कर सकता है। भाई अगर मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है तो मैटर चलता रहेगा, बस चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो क्या करेगा? या तो नए विचारण का आदेश देगा या फिर मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर देगा, ठीक है। 217 जब आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों को पुनः बुलाया जाना। तो ठीक है, अगर चार्ज चेंज किए गए हैं तो उससे रिलेटेड साक्षी हैं उनको फिर से बुलाया जाएगा, उनकी फिर से परीक्षा की जाएगी। तो ये 216 और 217 आपको पैकेज में याद करनी है मेंस के लिए,
ठीक है, पूछी गई हैं, एक से ज़्यादा बार मेंस में पूछी गई हैं। चलें अब आगे चलते हैं। आरोपों का संयोजन, जॉइंडर ऑफ द चार्जेस, ये हमें बताएगा 218 से लेके 224 तक। यहां पर जो 218 से लेके 222 तक है, इसमें तो ये बताएगा कि एक ही चार्ज के साथ में और चार्ज कब लगाए जा सकते हैं, है ना, एक साथ कितने चार्ज लगाए जा सकते हैं, कौन सी कंडीशंस में लगाए जा सकते हैं। और 223 में ये बताया गया है कि ये जो चार्ज अलग अलग कंडीशंस में लगाए जा रहे हैं वो एक ही व्यक्ति के विरुद्ध कब लगाए जा सकते हैं, है ना, या व्यक्तियों को कंबाइंड कब किया जा सकता है, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कब लगाए जा सकते हैं जॉइंट चार्ज। तो इस तरीके से जो 223 है वो 218 से लेकर 222 तक जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसमें केवल पर्सन शब्द जोड़ दिया गया है कि वो किन के विरुद्ध लगाए जा सकते हैं। चलें अब पहला जो चार्ज है वो आता है सुविभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप होगा। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई हर ऑफेंस का अपने आप में एक सेपरेट चार्ज होगा, ठीक है ना। सवाल ये उठता है कि क्या उनका जो ट्रायल है वो एक साथ हो सकती है। तो अगर अलग अलग ऑफेंस हैं, ठीक है ना, तो उनकी ट्रायल एक साथ टेक्निकली तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक्यूज रिटर्न में बोलता है, रिटर्न एप्लीकेशन करता है और न्यायालय को भी सुविधा प्रतीत होता है तो वो कह सकता है ठीक है एक साथ करा लो, है ना। वैसे तो कुछ ऑफेंस हम आगे पढ़ेंगे जिसमें एक साथ ट्रायल होती है, चले भले ही उसमें 10 चार्ज क्यों ना हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलग अलग केसेस की। आपने अलग अलग केसेस में अलग अलग चार्ज लगाए गए हैं, तो उसको यदि एक जगह चोरी का एक जगह उपपत्ति का चार्ज है तो ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि न्यायालय से कि हमें एक ही जगह चार्ज लगाने, एक ही जगह ट्रायल करानी है, तो न्यायालय को यदि सुविधापूर्ण प्रतीत होता है तो एक व्यक्ति के एप्लीकेशन पर, रिटर्न एप्लीकेशन पर वो एक ही ट्रायल में, मतलब एक साथ एक ही ट्रायल में उसका ट्रायल कर सकता है, ठीक है, सारे चार्जों को एक साथ एक ही ट्रायल में ले सकता है। तो ये 218 बताया गया है जो बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। अब आता है 219, एक ही वर्ष में किए गए एक से अधिक एक ही किस्म के 3 अपराधों के लिए चार्ज। तो ये कहते हैं एक वर्ष को यहां पर पहले तो याद रखना है, यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव गलत होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। टाइटल में 1 वर्ष बोला गया, अंदर बोला गया 12 महीने, तो इसमें देख लेना क्वेश्चन अंदर से आया है या 1 वर्ष से आया है, ठीक है। वैसे दोनों एक साथ नहीं देंगे वो, तो कंट्रोवर्सी यहां ज्यादा नहीं है। तो एक ही किस्म के अपराध, सवाल ये उठता है, ये पूरा पढ़ने से अच्छा हम केवल ये पढ़ लें कि एक ही किस्म के अपराध कब होते हैं। तो एक ही किस्म के अपराध में 2-3 कंटेंट हमें याद करने पड़ते हैं। पहला कि वो एक ही लॉ के अधीन हो, अगर वो SC/ST एक्ट का है तो उसी में होना चाहिए, उसमें IPC नहीं लगेगी। एक्ट एक ही हो, उसका प्रोविजन सेक्शन एक हो और उस सेक्शन में उसके लिए पनिशमेंट भी एक हो। समझ रहे हैं, अगर पता पड़ा सेक्शन में जैसे आप 506 इंडियन पिनल कोड में पैरा 1 में अलग पनिशमेंट है, पैरा 2 में अलग पनिशमेंट है, तो एक ही ऑफेंस नहीं है। प्रोविजन लॉ एक होना चाहिए, लॉ का प्रोविजन एक होना चाहिए, प्रोविजन में पनिशमेंट भी एक ही होनी चाहिए, तो वो एक ही किस्म के अपराध है, ठीक है। तो उनका एक साथ 3 से अधिक का चार्ज नहीं लगाया, एक साल 12 महीने में कोई भी 3, आप पहले ऑफेंस से लेके आखिरी ऑफेंस तक 12 महीने गिन लें, वहां 1 जनवरी से 31 दिसंबर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पहले ऑफेंस से लेके आखिरी ऑफेंस तक आप क्या कर लें, 12 महीने गिन लें, ठीक है। तो ये होगा हमारे कौन से एक ही जैसे अपराध, एक ही किस्म के अपराध। लेकिन इन्होंने यहां पर एक्सेप्शन के तौर पर छूट दी है, 379 और 380 को इंडियन पिनल कोड में एक ही जैसा अपराध माना जाएगा, भले ही उसमें प्रोविजन अलग है, सजाएं भी अलग हैं, लेकिन एक ही ऑफेंस माना, एक ही किस्म का अपराध माना, यानी कि दोनों का ट्रायल एक साथ चल सकता है, ठीक है। इतना करें, बात खत्म। अब आता है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। आपने अभी हमने 218 भी देखी थी, उसमें भी एक से अधिक चार्ज है, उनको आप कंबाइंड मिला रहे थे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि आपने एक बार में, एक ही कंटिन्यूएशन में, है ना, एक ही ट्रांजैक्शन में एक से अधिक अपराध कर दिए, तो क्या होगा, तो फिर यही होगा कि उनकी ट्रायल तो आपको एक साथ करनी पड़ेगी, उनके चार्ज तो एक साथ लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे परस्पर संबद्ध कारण जिनसे एक ही अपराध बनता है, एक ही संव्यवहार में आपने एक ही काम किए, है ना, उसको मारा पीटा, ठीक है ना, 225 और मतलब अभिरक्षा से छुड़ाना 323, 2 ऑफेंस किए एक संव्यवहार में, तो एक ही जैसा आप पर, मतलब एक ही में वो ट्रायल किया जाएगा, यानी कि एक ट्रांजैक्शन में जितने भी ऑफेंस आप करते हैं सबकी ट्रायल एक ही साथ चलेगी आपकी, है ना, अलग अलग नहीं। इसी के सीक्वेंस में सबसे पहले हम पढ़ लेंगे क्लॉज 4, है ना। क्लॉज 4 में ये कहते हैं कि यदि कार्य जिनसे एक से अपराध स्वयं बनते हैं, मिलकर बना है, ठीक है ना। कई बार हम इस तरीके के ऑफेंस करते हैं कि हम अलग अलग सेपरेट ऑफेंस करते हैं। हमने एक ऑफेंस किया, हमने दूसरा ऑफेंस भी किया, लेकिन उन जो ऑफेंस किए गए उनको मिलाकर ही एक ऑफेंस बन रहा है, तो उसका भी चार्ज हमें सेपरेटली लगाना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने किसी व्यक्ति को पीटा और लूटा, ठीक है ना, टेक्निकली ये 323 का ऑफेंस है, ठीक है ना, और ये 392 का भी ऑफेंस है लूट का। लेकिन 394 अलग से कहती है कि लूट करने में उपपत्ति कारित करना, तो ये दोनों कंबाइंड हो गए, है ना, यानी कि ये दोनों जो ऑफेंस है एक ही ऑफेंस में कवर हो गए। तो यहां पर 323 भी लगेगा, 392 भी लगेगा और 394 भी लगेगा, है ना, ये साथ एक साथ चार्ज लगाएंगे। फिर आता है क्लॉज 2, तो आपराधिक दुर्विनियोग, है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस एप्रोप्रिएशन का चार्ज एक साथ लगाया जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी आई तो कैसे आई। फिर आता है यदि, ये दो चीजें याद कर लेना। क्लॉज 3, यदि अभिकथित कार्य से तत्सम प्रवृत्त किसी विधि अपराध की परिभाषा दंडनीय 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध बनता है तो दोनों का आरोप लगाया जा सकेगा, ठीक है, 2 या अधिक परिभाषाओं में आने वाला पृथक अपराध बनता है। जैसे 323 अगर आप कभी लगाते हो, पति का कोई सा भी आप चार्ज लगाते हो, उसमें 352 ऑटोमेटिकली लग जाएगी, 352, क्योंकि उसमें आप क्रिमिनल फोर्स का यूज करते ही करते हो, है ना, यानी कि आप एक ऑफेंस कर रहे हो और उसमें 2 अपराध बन जाते हैं। जैसे हम जजमेंट में करते हैं ना कि वो रास्ते से जा रहा था, उसने उसे रोका, ठीक है, और उसको उपपत्ति कारित की। जब आपने रोका तो क्या हुआ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, तो ये चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई एक ही ऑफेंस में जो चार्ज लगते हैं वो इस तरीके से बनते जाएंगे। तो खैर ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेना, ज़्यादा नहीं देख जरूरत नहीं है। क्लॉज 3 का सबसेक्शन यानी कि एग्जाम्पल आई देख लें। ठीक है, चलो छोड़ें। तो यहां पर देख लें, अपना इतना टाइम नहीं है क्रैश कोर्स में। जहां इस बात में 221, जहां इस बात में संदेह कि कौन सा अपराध किया गया है, जहां अब ये नहीं समझ में आता कि कौन सा ऑफेंस किया गया है, वहां आप ऑप्शनल चार्जेस लगा सकते हो। अब ये कैसे होता है ना, एक रिपोर्ट लिखाई गई कि एक विवाहित महिला ने 7 वर्ष के भीतर सुसाइड कर लिया। अब उसके माता पिता नातेदार क्या कहेंगे, नहीं साहब इसको फांसी पर लटकाया गया है, ठीक है, और ससुराल वाले क्या कहेंगे, नहीं साहब इसने फांसी लगा ली। तो कैसे पता पड़ेगा, तो यहां पर हम दोनों चार्ज लगा देंगे, 304 बी का भी लगा देंगे डाउरी डेथ, और 302 का भी। यदि ये प्रूव होता है कि उसने खुद सुसाइड किया था तो 304 बी में कन्विक्शन कर देंगे, और यदि ये प्रूफ होता है कि मारा गया था तो 302 में कन्विक्शन कर देंगे। तो यदि ऑप्शनल चार्जेस हैं, ऑप्शनल चार्ज लगा सकते हैं और उनमें से किसी में आप कन्विक्शन कर सकते हैं। तो हमें कौन सी बात कहती है, 221। फिर आता है इसका क्लॉज 2 कि अभी हमने ऑप्शनल चार्ज नहीं लगाए हैं, लेकिन साक्ष्य से प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध बनता है, साक्ष्य से प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध बनता है, तो वह अपराध के लिए दोष सिद्ध, अगर उसके लिए चार्ज लगाया जाता तो अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शित है, यद्यपि उस पर आरोप नहीं है तो उसके लिए कन्विक्शन किया जा सकेगा। यदि साक्ष्य से प्रतीत होता है कि भाई कोई ऐसा अपराध बनता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट जिसका उस पर चार्ज लगाया ही नहीं गया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसमें भले ही चार्ज ना लगाया उसमें कन्विक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखें। फिर आता है 222, जब वह अपराध जो साबित हुआ है आरोपित अपराध के अंतर्गत है। तो ये बात, केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि हमने एक चार्ज लगाया, ठीक है ना, और वो चार्ज में जो बड़ा अपराध है वो साबित नहीं होता, हमने बड़े अपराध का चार्ज लगाया और छोटा अपराध साबित हो गया, तो भले ही हमने उसका चार्ज नहीं लगाया है, हम छोटे अपराध में उसका कन्विक्शन कर सकते हैं। ट्रायल कौन से अपराध में चल जाएगी, छोटे अपराध में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको इनको याद रखना है। अब आती है 323 की बात। अच्छा, लेकिन यदि किसी का प्रयत्न की बात आती है, हम किसी के प्रयत्न के लिए किसी को कन्विक्शन करते हैं, तो उसके लिए सेपरेट चार्ज लगाने की बात नहीं है किसी ऑफेंस के। ये हमें क्लॉज 3 में बताया गया है 222 के। 323 में को आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल इतनी सी बात हमें बताई गई है। 323 के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप लाइटली इसको पढ़ लेंगे कि अभी हमने जो देखे थे 220, 221, 222 कि एक व्यक्ति के विरुद्ध, है ना, एक ही जैसे चार्ज कब कब लगाए जा सकते हैं, एक से अधिक चार्ज कब कब लगाए जा सकते हैं, ये वाली बात देखी थी। यहां पर उन्होंने टाइटल में देखें संयुक्त रूप से आरोप लगाया जाएगा। ये कह रहे हैं यही चार्ज आप एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध कैसे लगा सकते हैं। तो भाई 220 में जो बताया गया, अगर सेम ट्रांजैक्शन में एक से ज़्यादा लोगों ने अपराध किया है तो सबके विरुद्ध लग जाएगा,
है ना। एक से ज़्यादा लोगों ने 219 में 12 मास के भीतर एक ही जैसा अपराध किया है, मिलकर किया है, तो सबके विरुद्ध 219 अप्लाई हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है ना, वो आपको करना है। जो अभी तक हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है। अब मान लो किसी के आपने एक एक्यूज के खिलाफ 411 लगाई, इसमें जो क्लॉज दिया गया एफ, तो दूसरे एक्यूज के खिलाफ आप 414 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है और कुछ नहीं। परंतु इसका प्रोविजो से ओटी बन सकता है। अनेक व्यक्ति को पृथक आरोप लगाया जाता है और वे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट कोटियों में से कोटि में नहीं आते, वहां मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय से सब व्यक्तियों का विचारण एक साथ कर सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसे मामले से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 218 करी थी, अगर हमने एक ही व्यक्ति ने अलग अलग समय पर अलग अलग ऑफेंस किए हैं, अगर वो रिटर्न एप्लीकेशन करता है तो उसके सारे ऑफेंस का चार्ज एक ही ट्रायल में लगाकर विचारण किया जा सकता है। ऐसे ये कह रहे हैं कि यदि एक से अधिक एक्यूज्ड हैं, वो एप्लीकेशन करते कि भाई हम सबकी ट्रायल एक ही जैसे कर लो, है ना, हम बाहर गांव से आते हैं, एक ही टाइम पे हम गाड़ी करके आ जाया करेंगे, ठीक है, तो उनकी ट्रायल एक साथ की जा सकती है। 218 का क्लॉज लागू होगा। कौन सा, कि अगर मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है तो एक साथ ट्रायल कर देगा। तो 218 इसमें लास्ट में लागू हो रही। कुल मिलाकर अभी तक हमने 218 से 222 तक जितनी भी सेक्शन पढ़ी थी वो ज्वाइंट ट्रायल के संबंध में इन पर लागू हो रही है, संयुक्त व्यक्तियों पर, सारे के सारे क्लॉज। तो इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया, ठीक है। पर कई अपराधों दोष सिद्धि पर शेष आरोप, कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर शेष आरोपों का वापस लिया जाना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, यहाँ पर इनको ये लिख देना चाहिए था कि कॉग्निजेबल, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कौन से, उन्होंने नहीं लिखा। ये कॉमन सेंस की बात है, कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं। अब 302 का मैटर तो आप वापस नहीं ले लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं एक व्यक्ति पर एक से अधिक चार्ज लगाए गए हैं, उनमें से एक पर उसको कन्विक्शन कर दिया गया है। किस पर? एक पर कन्विक्शन, ना कि एक्यूटल, एक पर कन्विक्शन कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है बाकी मामलों को कंप्लेनेंट, अगर वो परिवाद पर संस्थित मामला है तो कंप्लेनेंट, और यदि पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला है तो प्रोसिक्यूशन, यानी कि सेक्शन दोनों में ही लागू होती है। वो क्या कर सकते हैं, बाकी चार्ज को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यदि न्यायालय चाहे तो न्यायालय भी बाकी चार्ज में उसको बरी कर सकता है। न्यायालय आरोपों के विचारण को सुप्रीना से रोक सकता है। तो प्रोसिक्यूशन या विक्टिम मैटर को, कंप्लेनेंट मैटर को वापस ले सकते हैं, और यदि न्यायालय खुद भी चाहे तो आगे कार्रवाई रोक सकता है उस मैटर में, यदि एक भी चार्ज पर उसको कन्विक्शन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यदि जिस मैटर में उसको कन्विक्शन किया गया था उससे वो बाद में बरी हो जाता है तो बाकी चार्जों पर चार्ज लगाया जा सकता है, उस पर बाकी चार्जों पर उस पर फिर से ट्रायल की जाएगी जो वापस लिए गए थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रायल की। ये चार्ज लगा दिए गए, सब कर दिया गया। वैसे भी आपने देखा होगा कि ट्रायल क्या होती है। ट्रायल होती है जब चार्ज लगा दिए जाते हैं, है ना, और चार्ज को मानने से एक्यूज्ड मना कर देता है कि भाई मैंने नहीं किए, तो फिर एविडेंस की डेट डिसाइड की जाती है, वहाँ से ट्रायल चालू होती है। तो चार्ज लगा दिए गए हैं, कैसे कैसे लगेंगे हमने चार्ज के चैप्टर में देख लिया है। अब चलनी चाहिए ट्रायल। तो ट्रायल हमें बताई गई हैं, 5 प्रकार की ट्रायलें बताई गई हैं, 225 से लेकर 265 तक। सेशन ट्रायल, ठीक है, जो 225 से लेकर 237 तक बताई गई है। फिर आती है मजिस्ट्रेट ट्रायल, तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में ट्रायल, है ना, मजिस्ट्रेट ट्रायल बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं मजिस्ट्रेट ट्रायल जो टोटल चलती है, खैर उसको छोड़े। मजिस्ट्रेट ट्रायल में 2 भागों में उसको बांट दें। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों में ट्रायल 238 से चलेगी और 243 तक चलेगी। 243 पर रुकने के बाद 248 से फिर चालू हो जाएगी, 248, 249, 250 तक, ठीक है। फिर आती है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों में ट्रायल। तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधारों पर संस्थित है, तो जो हमने 243 से लेकर 248 तक के सेक्शन छोड़ दिए थे, यानी कि 244, 245, 246, इसमें ये वाली ट्रायल चल जाएगी। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों में विचारण की प्रक्रिया। और फिर 248 से 250 तक ये दोनों ट्रायलें कंबाइंड होकर चलेंगी, क्योंकि प्रोविजन एक ही जैसे हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है, फिर आगे चलती है 251 से 259 तक समन ट्रायल, और 260 से 265 तक समरी ट्रायल। तो 5 प्रकार की हमारे पास ट्रायल हैं, तो उसके बारे में चलते हैं। 5 प्रकार की ट्रायलों में एक ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है।
वो प्रोसीजर थोड़ा सा आप देख लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है वो देख लें। तो जब भी न्यायालय पर किसी मैटर में आता है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर किया गया हो, चाहे कंप्लेंट पर फाइल किया गया हो, स्टार्टिंग एक ही होती है। जो भी डॉक्यूमेंट न्यायालय के पास आया, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, उसके आधार पर जो हम कहते हैं ना कॉग्निजेंस लेता है, तो कॉग्निजेंस लेता है। यदि उसको लगता है जो डॉक्यूमेंट दिए गए उससे लगता है कि मैटर बनता ही नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या, हमारे पास दो चीज़ें होती है जब किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है, या तो उसको डिस्चार्ज कर देता है या एक्विटल कर देता है, यानी कि दोष मुक्त कर देता है। डिस्चार्ज किया जाएगा जो व्यक्ति, उस पर सेक्शन 300 CRPC लागू नहीं होती, उसकी रीट्रायल की जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति को एक्विटल किया गया है तो उस पर सेक्शन 300 लागू होती है, उसकी रीट्रायल नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन है। दूसरा, डिस्चार्ज हमेशा चार्ज फ्रेम करने से पहले किया जाता है। चार्ज फ्रेम यदि हो गए और किसी व्यक्ति को छोड़ दिया गया है तो उसको हम एक्विटल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, 321 में भी इस कॉन्सेप्ट से आपका OT सही हो सकता है। ठीक है, तो चले, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग क्या है। तो सबसे पहले न्यायालय जांच करेगा, जांच में देखेगा कि मैटर नहीं बनता है डॉक्यूमेंट पर, तो मामले को डिस्चार्ज कर देगा, एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर बनता है तो एक्यूज को बुलाएगा, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा, उससे पूछेगा कि भाई देखो हमने तुम्हारे खिलाफ ये चार्ज फ्रेम किए हैं, क्या तुमको इनको किया जाना, इन चार्जों में अपराध को किया जाना स्वीकार करते हो। अगर एक्यूज कहता है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, तो न्यायालय के पास दो ऑप्शन होते हैं। ये स्टोरी ध्यान से सुन लेना, न्यायालय के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, उसके संस्वीकृति पर उसको कन्विक्शन कर सकता है, डिसीजन दे सकता है। दूसरा, न्यायालय यहाँ पर यह कह सकता है कि नहीं, मैं संस्वीकृति करने के बाद भी डिसीजन यहाँ पर नहीं करेंगे, हम ट्रायल चलाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाली बात आ सकती है। तो यहाँ पर अगर ट्रायल चलाता है ना, एक्विटल नहीं करता, वो कन्विक्शन नहीं करता है, ट्रायल चलाता है, या फिर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता ही नहीं है, संस्वीकृति करता ही नहीं है, अपराध चार्ज किए मतलब जो आरोपों को किया जाना स्वीकार करता नहीं है, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, न्यायालय को ट्रायल चलानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जब न्यायालय को दोनों ही कंडीशन में ट्रायल चलानी पड़ रही है, तो फिर उसके लिए साक्ष्य के लिए तारीख नियत करेगा। तो यहाँ से जो साक्ष्य के लिए तारीख नियत की जाती है, यहाँ से ट्रायल स्टार्ट होती है। अभी तक तो इंक्वायरी चल रही थी। साक्ष्य में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की गवाही होती है। प्रोसिक्यूशन की गवाही में आप ये कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन की गवाही में चीफ एग्जामिनेशन होता है केवल, और अगर वो कंप्लेंट पर फाइल किया गया मैटर है तो चीफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका होता है ना। शपथ पर परीक्षा हम सेक्शन 200 में कर चुके होते हैं ऑन ओथ, तो वो उनके एग्जामिनेशन होते हैं। तो चीफ एग्जामिनेशन में एक्यूज को ये राइट होता है कि चीफ एग्जामिनेशन में वो क्रॉस भी कर ले। जो क्रॉस किया जाता है वो एक्यूज के वो नहीं होते हैं एविडेंस, वो केवल एक्यूज का डिफेंस होता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, एक्यूज क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, चाहे तो, ना चाहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये यहां पर खत्म हो गया। इतने पर भी यदि न्यायालय को लगता है कि यार ये मैटर बनता ही नहीं है, तो फिर वो अभियुक्त को छोड़ देगा। और यहां पर अभियुक्त को छोड़े जाने का मतलब होगा एक्विटल, दोष मुक्ति, क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। चार्ज फ्रेम से पहले करता तो डिस्चार्ज होता। ठीक है ना। इतना होने के बाद यदि लगता है कि नहीं छोड़ना है एक्यूज को, तो फिर न्यायालय अभियुक्त से उसकी प्रतिरक्षा की अपेक्षा करेगा। ऐसी स्टेज में वो चाहे तो क्या कर सकता है, एक्यूज्ड अपनी तरफ से अपने साक्षी पेश कर सकता है, या अपने आप को साक्षी के तौर पर पेश कर सकता है। और अगर अपने आप को साक्षी के तौर पर पेश करता है तो कौन सी सेक्शन अप्लाई हो जाएगी, 318, 315, है ना, 315 अप्लाई हो जाएगी। वो रिटर्न एप्लीकेशन करेगा, मैं साक्षी के तौर पर अपीयर होना चाहता हूं या कोई साक्षी पेश करना चाहता हूं। इतना होगा, अगर वो साक्ष्य देता है नहीं देता है, जैसी भी स्थिति है, फिर लिए जाएंगे एक्यूज्ड स्टेटमेंट। 313 के एक्यूज्ड स्टेटमेंट जो लिए जाते हैं, उससे पूछा जाएगा कि तुमने अपराध किया है या नहीं किया, एक्यूज्ड स्टेटमेंट लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट होगा। फाइनल आर्गूमेंट में सबसे पहले जो आर्गूमेंट देगा वो कौन देगा, प्रोसिक्यूशन। उसके बाद एक्यूज्ड अपने आर्गूमेंट देगा। इस सब के बाद न्यायालय अपना डिसीजन दे देगा, ट्रायल खत्म। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हमें पूरा का पूरा फॉलो करना है 225 से लेके 265 तक। तो यहां पर हम पढ़ते जाएंगे। यहां पर अब चूंकि हमारे पास वेरिएशन है कि सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट डायरेक्ट कमिट वो नहीं लेता है कॉग्निजेंस, तो उसके पास जो फाइल आती है 209 में हमने कैसे मैटर किसको भेजा था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भेजा था। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर होगा तो 225 में कार्रवाई वहीं से स्टार्ट होगी। इसके बाद चूंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल में डायरेक्ट कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ही लेता है, तो 207 के अनुपालन से कार्रवाई चालू होगी। और कंप्लेंट मैटर में तो आपने देख ही लिया 200 से चालू होती है। तो स्टार्टिंग जो इनकी होती है वो थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन आ जाता है स्टार्टिंग में।
वो हम देखते जाते हैं, स्टार्टिंग के वेरिएशन को छोड़कर बाकी हम देखते जाते हैं। तो स्टार्टिंग का जो है यहाँ पर जो ट्रायल चलती है 225 से स्टार्ट होगी सेशन कोर्ट में। बहुत महत्वपूर्ण होती है कि सेशन न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों में संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? लोक अभियोजक द्वारा। लोक अभियोजक द्वारा जो संचालन किया जाएगा उसमें फिर ये बताया गया है कि भाई लोक अभियोजक जो कार्रवाई का संचालन करेगा उसमें वो किस साक्ष्य द्वारा अपने मामले को प्रमाणित करना चाहता है वो बताएगा लोक अभियोजक। ये गया हमारा 226, ठीक है ना। इससे फिर आगे वो प्रोसीडिंग चालू होगी जो हमने बात कही थी कि सब कुछ करने के बाद डिस्चार्ज कर दे। यदि लगता है सेशन कोर्ट को कि यार इस सबसे भी मैटर नहीं बनता है तो वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज्ड को, ठीक है। और यदि नहीं करता है तो 228 में क्या करेगा? फिर नो डाउट चार्ज फ्रेम करेगा ना सेशन कोर्ट। तो ये कहते हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। 228, यदि पूर्वोक्त रूप से विचार और सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश की राय की अवधारणा करने का आदेश अभियुक्त ने अपराध किया तो वो क्या करेगा? यदि मामला अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, अगर सेशन कोर्ट के पास कोई मैटर है, सेशन कोर्ट को लगता है कि यार ये तो ट्रायल बाय मी है ही नहीं, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? उस पर चार्ज फ्रेम कर सकता है और मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या किसी जेएमएफसी के पास ट्रांसफर कर सकता है, भेज सकता है। यहाँ पर मे शब्द का उपयोग किया है कि कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो कर सकता है, नॉर्मली वो क्यों करेगा? वो तो मामला वापस भेज देगा, वो क्यों चार्ज फ्रेम करेगा, ठीक है ना। और फिर यदि इस तरीके से मामला भेजा जाता है तो फिर जो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो सीजेएम या जेएमएफसी है, उसकी ट्रायल कैसे करेगा? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की तरह, क्योंकि सेशन ट्रायल जो होती है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की तरह ही उसमें प्रोसीडिंग फॉलो की जाती है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए, अगर आपसे टेक्निकली ये पूछा जाए कि सेशन ट्रायल में ट्रायल कौन सी चलती है, तो आप इसमें जवाब देंगे जो ट्रायल 238 से लेके 243, फिर 248 से लेके 250 तक में चलती है, यानी कि उसकी कोई ट्रायल है ही नहीं। और आगे लास्ट में हमें एक सेक्शन मिलेगा कि हाई कोर्ट कौन सी ट्रायल करता है, तो हाई कोर्ट सेशन ट्रायल की जो प्रोसीडिंग है वो फॉलो करता है, यानी कि हाई कोर्ट भी पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया को फॉलो करता है, ठीक है। यही ट्रायल चलती है अगर देखा जाए, ठीक है। केवल हाई कोर्ट, ये सेशन कोर्ट जो अभी डेफीमेशन के मामले हैं जो 199 में बताए गए थे, उस पर पुलिस रिपोर्ट, वो परिवाद पर संस्थित यानी पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव है, कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि अगर वो है, ऐसा है, तो फिर वो जो मजिस्ट्रेट है कैसे ट्रायल करेंगे? पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की तरह, क्योंकि मामला उनसे आया है मजिस्ट्रेट पर, सेशन कोर्ट से, ठीक है। ये कंडीशन कब आ रही है? जब सेशन कोर्ट को लगता है कि ये उसके द्वारा विचारणीय मामला है नहीं। लेकिन यदि सेशन कोर्ट को लगता है कि ये मेरे द्वारा विचारणीय मामले है, तो फिर वो रिटर्न में चार्ज फाइल करेगा उसमें, क्योंकि फिर तो ट्रायल उसको करनी है, तो रिटर्न में चार्ज फाइल करेगा, ठीक है। क्लोज। तो जो चार्ज फाइल किए जाएंगे उसको पढ़कर सुनाए या समझाए जाएंगे, उससे पूछा जाएगा भाई तुम विचारण अपराध किया जाना स्वीकार करते हो या नहीं। और 229 में यदि वो कहता है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं, तो मजिस्ट्रेट, वो जो सेशन कोर्ट है, वो ट्रायल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। नहीं करता है यानी कि उसको कन्विक्शन कर देगा एक्यूज को, तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उस पर अगर वो कन्विक्शन नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है? वो ट्रायल चलाएगा, और ट्रायल चलाएगा तो फिर क्या करेगा? आगे उसने अभियोजन साक्षियों के लिए, अभियोजन के लिए साक्ष्य लेने की तारीख नियत करेगा 230 में। ये ऑब्जेक्टिव पूछे, देखो वैसे तो डेट हर ट्रायल में दी जाती है, लेकिन सेक्शन वाइज केवल इसी में सेशन ट्रायल में दी गई है। तो आपको 230 अच्छे से याद होनी चाहिए कि अभियोजन के लिए, अभियोजन के साक्षियों को बुलाने के लिए तारीख नियत किए जाने का प्रोविजन कहाँ दिया गया? तो सेशन ट्रायल में दिया गया 230 में। वैसे तो सभी में दिया गया है, लेकिन सेक्शन वाइज टाइटल कहीं नहीं दिया गया, वो किसी सेक्शन के अंदर दिया गया, ठीक है। तो वो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फिर ठीक है, अब सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, आप देखते जाएं टाइटल वाइज, है ना। टाइटल क्या है? 231 का अभियोजन के साक्ष्य लेगा, 232 दोष मुक्त कर देगा अगर अभियोजन के साक्षियों से नहीं लगता है। फिर प्रतिरक्षा का साक्ष्य लेगा, बहस 234 में बहस है, ठीक है। तो बहस, अभियोजन अपने मामले का उपसंहार करेगा, उसके बाद कौन करेगा? डिफेंस आ जाएगा। तो जो प्रोसीजर अभी मैंने आपको कहानी सुनाई थी, अब उसमें आप सेक्शन वाइज इसको लगाते जाएं। 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। तो भाई जब फाइनल आर्गुमेंट हो चुका है, सब हो चुका है, तो जैसा भी ये कन्विक्शन एक्यूटल का डिसीजन दिया जाएगा, और यदि कन्विक्शन एक्यूटल का डिसीजन देते हैं
तो और अगर 360 के तहत कार्रवाई नहीं करते हैं, 360 यानी कि प्रोबेशन का लाभ दिया जाना, वैसे तो मध्य प्रदेश में प्रोबेशन एक्ट 1958 लागू है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो 360 में यदि ये कार्रवाई नहीं करते यानी कि प्रोबेशन पर नहीं छोड़ते हैं और कन्विक्शन किया गया तो फिर उसको सजा के लिए दंड के प्रश्न पर सुनेंगे। क्या सुनेंगे? दंड के प्रश्न पर, है ना। सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल यानी कि वारंट ट्रायल में दंड के प्रश्न पर सुना जाता है, समन ट्रायल में नहीं सुना जाता। और दंड के प्रश्न पर यानी कि आपको कितना दंड दिया जाए, कम या ज़्यादा क्यों दिया जाए या नहीं दिया जाए। और दंड के प्रश्न पर सुना जाता है जब आप उसको 360 का लाभ, अगर आपने परिवीक्षा पे ही छोड़ दिया यानी कि आप उसको पनिशमेंट दे ही नहीं रहे हो कन्विक्शन होने के बावजूद, तो फिर दंड के प्रश्न पर सुना क्यों जाएगा? नहीं सुना जाएगा। चलें, पूर्व दोष सिद्धि सेक्शन 236 आर्टिकल वाइज सेक्शन वाइज कर लेना। फिर आता है 237, ठीक है। तो 237 की जो हमने सब सेक्शन 2 में देखा था, 199 का सब सेक्शन 2 हमने देखा था कि कंप्लेंट पर जो मैटर फाइल किए जाते हैं उसमें 199 में बताया था नॉर्मल अगर डेफिमेशन का केस है तो नॉर्मल तरीके से ट्रायल चलेगी, लेकिन वो कुछ जो विशेष व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अगर डेफिमेशन का केस है 199 क्लॉज 2 में, तो फिर वो बिना एक्यूटल के, बिना कमिटल कार्रवाई के सेशन न्यायालय द्वारा उसकी ट्रायल चलेगी। यही बताया गया था। तो यहाँ पर चलेगी और उस पर कैसे ट्रायल चलाएगा? वो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया का यूज करेगा सेशन कोर्ट, ये याद कर लेना, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति अगर दोनों पक्षकारों में से कोई वांछा करता है सब क्लॉज 2 में, डिजायर है उसकी, तो कार्रवाई इन कैमरा की जाएगी, बंद कमरे में की जाएगी। क्लॉज 4 कहता है कि यदि बिना युक्त कारण के किसी ने ऐसा अभियोग लगाया तो उस पर 1000 रुपए तक का कंपनसेशन उससे लिया जा सकेगा। कितना? 1000 रुपए तक का, और वो जुर्माने की तरह वसूला जाएगा। 237 इसमें अपील का प्रोविजन है। यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है कि उसने गलत तरीके से कार्रवाई संस्थित की है 199 में, 199 क्लोज 2 में, ठीक है ना, और 1000 रुपए का कंपनसेशन लगाया, तो उसके विरुद्ध वो हाई कोर्ट में क्या अपील फाइल कर सकता है, ठीक है, अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट में। यहां पर मैंने आपको एक सेक्शन 86 बताई थी, एक 237 देख लें, तो ये भी मेंशन कर लें उस लिस्ट में जिसमें अपील के प्रोविजन दिए गए हैं। तो ये हमारी सेशन ट्रायल थी। अब सेम टू सेम ट्रायल आपको पता ही है, अब मैं आपको ट्रायल नहीं करा रहा हूं, बस आपको सेक्शन बता रहा हूं कि इस सेक्शन में यहां से यहां तक दिया गया है, आप करते जाएं क्योंकि यहां से बीच से ओटी नहीं आएंगे बस। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर 19, तो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। तो दो प्रकार से मजिस्ट्रेट वारंट मामलों का विचारण करता है, एक तो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले, एक पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर। तो 238 से लेकर 243 तक हम चलेंगे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों की प्रक्रिया के लिए। 238 कहती है कि जब इस तरीके के वारंट मामलों पर ट्रायल करता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ये समाधान कर लेगा कि अभियुक्त के संबंध में 207 का अनुपालन कर लिया गया। 207 का अनुपालन कर लिया गया इन द सेंस कि उसको जो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है ना, तो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी एक्यूज को दे दी गई, और एक से अधिक अभियुक्त है तो सब अभियुक्तों को दे दी गई है या नहीं, जितने भी एक्यूज होंगे सबको कॉपी दी जाएगी, क्योंकि उसी से तो अपना डिफेंस करेंगे, ठीक है। कॉपी दे दी, फिर सेम टू सेम वही प्रोसीजर चलेगा जो चलता चला आया है, जो अभी तक हमने देखा है। कॉपी ले दी, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट पर मजिस्ट्रेट देखेगा कि मामला बनता है नहीं बनता, नहीं बनता तो डिस्चार्ज कर देगा, बनता है तो चार्ज फ्रेम करेगा, ठीक है ना। चार्ज फ्रेम के बाद फिर वो पूछेगा अपराध किया है नहीं किया है, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसीजर चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है। तो मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, केवल टाइटल आप देख लें। 242 जरूर देख लें, अभियोजन के लिए साक्ष्य, ये टाइटल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यहां पर यह भी हो सकता है, कई बार एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कई बार जो डिफेंस है वो ये भी कह सकता है, ये एप्लीकेशन भी दे सकता है कि जितने भी आपके साक्षी हैं आप एक साथ बुला लें, है ना, जिससे हमें सुविधा होगी। तो इसके लिए एप्लीकेशन कहां पर जाती है? 242 में, ठीक है। 243 में प्रतिरक्षा का साक्ष्य, सेम टू सेम वही प्रोसीजर, कुछ भी अंतर नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं करा रहा हूं। अब 244 से बीच में उन्होंने रोक दिया है इस केस को, अभी फाइनल नहीं हुआ है, प्रतिरक्षा का साक्ष्य हो गया, यानी कि अभी फाइनल डिसीजन दिया जाना बाकी है, ठीक है। इसके बीच में एक और ट्रायल लेकर आ गए, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, वारंट मामले। तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित यानी कंप्लेंट पर। अब कंप्लेंट पर जो मामला फाइल किया गया है तो उसकी न्यायालय ट्रायल कैसे करेगा? क्योंकि उसमें पुलिस रिपोर्ट तो है नहीं, तो कॉपी तो प्रोड्यूस कराएगा नहीं, दिलवाएगा नहीं, और कंप्लेंट पर फाइल किया गया यानी कि परीक्षा वो ले चुका है,
तो आप देखते हैं पहली लाइन में क्या कर रहे हैं, मामलों में मजिस्ट्रेट अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है। तो 204 का अनुपालन जो कर दिया गया था, 204 में आपने देखा था, हम जब पुलिस वारंट वो परिवार पर संस्थित मामले हैं तो उसके बुलाने के लिए जब मामला बनता है ना, तो एक्यूज को बुलाने के लिए समन या वारंट जारी कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक्यूज आ गया तो यहां से प्रोसीडिंग कहां से चालू होगी, एक्यूज आता है तो एक्यूज को हम तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने और ऐसे सब साक्षियों को साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किए जाते हैं। तो जो भी उसके समर्थन में पेश किए जाते हैं अभियोजन के, उन सबका साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा। अब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा, इसका मतलब क्या है, फिर वहीं से साक्ष्य लेगा, फिर यहां से अगर उसको लगता है 245 में कि मैटर नहीं बनता है तो डिस्चार्ज कर देगा, और मैटर बनता है तो आरोप फाइल करेगा, ठीक है ना। सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, छोड़ दें सारा, टाइटल वाइज देखें। अब आता है 248, तो चाहे 243 पे मैटर रोका गया हो फाइनल आर्गूमेंट के बाद, ठीक है ना, और चाहे 247 पे फाइनल आर्गूमेंट हुआ हो, बात एक ही है। अब प्रोसीजर एक ही हो जाएगा। अब फाइनल आर्गूमेंट के बाद मजिस्ट्रेट निर्णय सुना देगा, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति जैसी भी स्थिति हो। और यदि निर्णय सुनाता है तो दोष सिद्ध कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, मान लो दोष सिद्ध किया गया है, दोष मुक्त नहीं किया गया है, तो 225 और 360 की अगर कार्रवाई नहीं करता है, यहाँ पर देखें अभी हमने सेशन ट्रायल में देखा था 360 की कार्रवाई नहीं करता, परिवीक्षा पर नहीं छोड़ता है, लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल में सीजेएम नहीं है वो, अगर मजिस्ट्रेट कौन सा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है, जेएमएफसी या जेएमएससी ट्रायल कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर 360 की जगह एक और सेक्शन जोड़ दिया जाएगा 325। इस पर अगर 325 में क्या होता है, मजिस्ट्रेट को लगता है यार इतना पनिशमेंट देना है जो मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, तो मामला 325 में सीजेएम के पास भेज देता है। ये सेक्शन हमने वहाँ पर एक सेक्शन 31 में भी इस पर हम डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर भेज देगा। तो यदि उसको लगता है कि नहीं मैं इतना पनिशमेंट दे सकता हूँ, ठीक है ना, और या फिर वो 360 की कार्रवाई नहीं करता, परिवीक्षा पर नहीं छोड़ता, यानी दोनों ही कंडीशन में वो सजा देने के लिए सक्षम है ना, तो फिर वो दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए मामले को स्थगित करेगा। 248 में बताया गया दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए मामले को स्थगित करेगा, ठीक है, बस इतना करना है। 249 परिवादी की अनुपस्थिति। तो यदि कार्रवाई, मान लो आपने कंप्लेंट पर मैटर फाइल किया है और सुनवाई के किसी नियत दिन परिवादी अनुपस्थित है और मामला समन किया जा सकता है और संज्ञेय नहीं है, तो वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा। और आरोप के विरचित किए जाने से पूर्व किसी भी समय, यानी कि ओवरऑल ये कह रहे हैं कि एक मैटर कंप्लेंट पर फाइल किया गया था, ठीक है ना, कंप्लेंट पर फाइल किया गया और अभी चार्ज फ्रेम नहीं किए गए। ये सब कब होगा, चार्ज फ्रेम करने से पहले। चार्ज फ्रेम करने से पहले कंप्लेनेंट गायब है, ठीक है, वो आया ही नहीं डेट पर, लगातार गायब हो रहा है। वैसे तो न्यायालय मौका देता है कि भाई इस बार नहीं आएगा तो अब आ जाएगा, डेटें लगती रहती हैं, लेकिन न्यायालय भी तंग हो गया कि बोलो ठीक है अब नहीं आएगा ये। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, इस कंडीशन में यदि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर मैटर कंपाउंडेबल नहीं है, राजीनामा योग्य नहीं है ना, और कॉग्निजेबल मैटर है, तब नहीं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, कंपाउंडेबल भी हो और नॉन कॉग्निजेबल भी हो, तो फिर वो क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, अभियुक्त को छोड़ देगा, जाओ, ठीक है। 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। तो यदि आपने बिना उचित कारण के लिए किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया है तो आप पे कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा। कंपनसेशन कितना होगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन क्लॉज 3 में ये जरूर बताया गया है यदि आप कंपनसेशन नहीं देते हैं तो आपको 30 दिन के लिए सादा कारावास में भेज दिया जाएगा। तो युक्त कंपनसेशन लगाया जाएगा, है ना। और कंपनसेशन कब लगाया जाए, क्लॉज 1 में, जब अभियुक्त को डिस्चार्ज या एक्यूटल किया जाता है। दोष सिद्ध कर दिया गया तो फिर उचित कारण माना ही जाएगा। क्लॉज 6 कोई परिवादी या इत्तला देने वाला द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन 100 रुपये से अधिक प्रतिकर के लिए आदेश किया गया है, अपील मानो तो यहाँ पर भी वो अपील कर सकता है। परिवादी इत्तला देने के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण, तो अपील कैसे होगी, दोष सिद्धि के लिए अपील जैसे होती है, तो यहाँ पर भी अपील शब्द आ गया। 250 में अपील आई है, ठीक है ना। क्लॉज 8 इस धारा में समन मामला और वारंट मामला दोनों में लागू होंगे। तो 250 के जो मैटर हैं वो समन मामले या वारंट मामले दोनों में लागू होंगे, यानी उचित कारण के बिना यदि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करते हैं तो यहाँ पर
उस पर कंपनसेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी समन ट्रायल। समन ट्रायल बड़ी हल्की फुल्की छोटी मोटी ट्रायल है। समन ट्रायल के लिए सबसे पहले तो समन मैटर कौन से होते हैं, जिनमें 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। तो 2 वर्ष तक के जो कारावास के मैटर हैं वो समन ट्रायल के तहत चलेंगे, है ना, चैप्टर 20। ठीक है ना, तो 2 वर्ष तक के कारावास के जो मैटर हैं वो समन ट्रायल की तरह चलेंगे। और बात ये कि क्या समन ट्रायल, सेशन कोर्ट समन ट्रायल कर सकता है? हाँ, सेशन कोर्ट समन ट्रायल कर सकता है। डेफिमेशन में कितनी सजा दी जाती है ना, और 199 क्लॉज 2 में अगर देखा जाए तो सेशन कोर्ट समन ट्रायल कर सकता है ना, कर सकता था, कर सकता है, लेकिन वहां पर तो ये कह दिया गया कि वो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले की तरह उसकी ट्रायल करेगा, है ना। चलते हैं, अब चलते हैं यहां पर। अभी हम क्या कह रहे थे कि आरोप पढ़कर सुनाए और समझाए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाते तो उसको पढ़कर सुनाए और समझाए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपराध का किया जाना स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर वो समन मैटर है तो फिर हम पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस लगाएंगे और पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे। यहां पर जो चार्ज शब्द था वो चेंज हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस, अपराध की विशिष्टियां वो पढ़कर सुनाई समझाई जाएंगी, है ना। और यहां पर चार्ज नहीं लगाया जाएगा, यहां अपराध विवरण बनाया जाएगा, पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस। इतना अंतर आ जाएगा 251 में। 252 कहता है दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। तो ठीक है, आपको पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस लगाए सुनाए गए, ठीक है ना। अगर आप दोषी होने का विभाग करते हैं तो आपको कन्विक्शन किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। जो हमने कहानी सुनाई थी उसमें स्टोरी में यही था कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कर सकते हैं तो बात खत्म हो गई, और नहीं करते तो फिर आगे बात चली जाएगी। लेकिन इसके बीच में एक हर्डल्स आ गया, वो आता है 253। 253 यहाँ पर थोड़ा सा सिक्वेंस को रोक देता है। 252 के बाद हमें 254 पढ़नी चाहिए, 254 पढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये बीच में आ गया। ये कहते हैं छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। ठीक है, तो ये कहते हैं छोटे मामले हैं, अधिक सम, है ना, छोटे मामले जो हमने 206 में देखे थे। ऐसे मैटर में है तो अधीन समन मामला, अभियुक्त मजिस्ट्रेट हाजिर हुए ना आरोप को, तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को समन किया गया छोटे मामलों में, और वो कहता है ठीक है मैं नहीं आ रहा, मैंने मान लिया कि मैंने अपराध किया है, तो फिर वहां पर ये वही वाला क्लॉज लागू हो जाएगा जो 206 में था। जो कंपनसेशन की राशि है वो भिजवा देगा और मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे क्लॉज में 253 में यही दिया गया। अब हम 252 के सीक्वेंस में 254 पढ़ेंगे। 253 अपने दिमाग से निकाल देना, वो छोटे मैटर से रिलेटेड है। तो प्रोसीजर, यदि वहां पर वो कहता है, कन्फेशन करता है कि हाँ ठीक है मैंने ऑफेंस किया है, तो न्यायालय उसको दोष सिद्ध कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अगर कर सकता है तो बात खत्म, और अगर नहीं करता है तो फिर बात आगे आएगी, प्रक्रिया जब दोष सिद्धि ना की जाए। तो नहीं की जाती तो क्या करेंगे, तो फिर वही अभियुक्त से बोला, मतलब जितना भी है सारे साक्ष्य लिए जाएंगे, अभियोजन के सुनने के सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा, जो अभी तक प्रोसीजर चल रहा था हमारा। फिर 255 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। तो अगर दोषी नहीं है, सब क्लॉज बन क्या कह रहा है, दोषी नहीं है तो उसको दोष मुक्त कर देगा, और यदि दोषी है, ठीक है ना, और जहां वह 325 या 260 के अनुसार कार्रवाई नहीं करता तो फिर वो पनिशमेंट देगा। यहां पर दंड के प्रश्न पर नहीं सुनेगा, है ना, डायरेक्ट पनिशमेंट दे देगा। अगर वो 325 और 325 और 360 के तहत कार्रवाई नहीं करता है तो क्या करेगा, डायरेक्ट पनिशमेंट देगा। जबकि अभी तक हमने दोनों सेशन ट्रायल या मजिस्ट्रेट ट्रायल में देखा था कि अगर वो कार्रवाई मतलब पनिशमेंट देना चाहते हैं तो दंड के प्रश्न पर सुनेंगे, है ना। सेशन ट्रायल में केवल एक सेक्शन थी अगर 360 पर कार्रवाई नहीं करता, और मजिस्ट्रेट ट्रायल में 2 सेक्शन थी, 325 और 360 की कार्रवाई नहीं करता है दोष सिद्ध करने के बाद, तो फिर दंड के प्रश्न पर सुनेगा। लेकिन यहां पर समन ट्रायल में दंड के प्रश्न पर नहीं सुनाया जाएगा, 325 या 360 की कार्रवाई ना करने पर भी वो डायरेक्ट पनिशमेंट देगा। 256 परिवादी का हाजिर ना होना या उसकी मृत्यु। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहते हैं कि मान लो कंप्लेंट के मैटर में यदि परिवादी हाजिर नहीं होता है तो क्या होगा, तो अभियुक्त को दोष मुक्ति कर देंगे। वो तब भी कर देंगे जब अनुपस्थिति का कारण परिवादी की मृत्यु है, तब भी कर देंगे। ये हमें सब क्लॉज 2 बताता है। चलें 257 परिवाद को वापस लेना।
तो यहाँ पर है परिवादी किसी भी समय अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व अपना जो मैटर है वो विड्रॉल कर सकता है, और ऐसे विड्रॉल किए जाने का प्रभाव क्या होगा? दोष मुक्ति, एक्यूटल। ठीक है। 258 कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की शक्ति। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को वो दिया गया है राइट कि आप किसी भी स्टेज पर कार्रवाई रोक सकते हो, मतलब हमें कार्रवाई करनी नहीं है, लेकिन ऐसा वो केवल तब कर सकता है जब वो मैटर कंप्लेंट पर फाइल नहीं किया गया है। ऐसे समान मैटर जो कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए गए हैं उसमें मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट निर्णय सुनाए बिना मामले को रोक सकता है। कार्रवाई को किसी भी प्रकरण में निर्णय सुनाए जाने के बिना रोक सकता है ना। और मुख्य साक्षियों के साक्ष्य अभिकृत किए जाने के पश्चात अगर इस प्रकार कार्रवाई रोकी जाती है तो दोष मुक्ति होगा। तो अगर मुख्य साक्षियों के साक्ष्य ले लिए थे और इस तरीके से कार्रवाई रोकी जाती है तो इसका परिणाम होगा दोष मुक्ति, और मुख्य साक्षियों के साक्ष्य नहीं लिए गए थे उससे पहले कार्रवाई रोक ली जाती है तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? उल्टा डिस्चार्ज। ठीक है ना। तो ये है। वैसे हम ये कहते हैं कि आरोप फाइल चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद यदि मामला खत्म किया जाता है तो वो दोष मुक्ति कहलाता है या वापस ले लिया जाता है, और चार्ज फ्रेम होने से पहले अगर मामला वापस लिया जाता है या मजिस्ट्रेट अभियुक्त को छोड़ता है तो वो डिस्चार्ज होता है। लेकिन समन ट्रायल में चार्ज फ्रेम होते ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या शब्द का यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए? अगर मुख्य साक्षियों के साक्ष्य ले लिए गए हैं तो फिर उसके बाद यदि छोड़ा जाता है, कार्रवाई बंद की जाती है तो प्रभाव क्या होगा? एक्यूटल। और मुख्य साक्षियों के साक्ष्य लिखे जाने से पहले यदि मामला खत्म किया जाता है, वापस लिया जाता है, छोड़ा जाता है तो उसका प्रभाव होगा डिस्चार्ज। तो यहाँ चार्ज फ्रेम करने की जगह हमने मुख्य साक्षियों के साक्ष्य शब्द का उपयोग कर लिया। चलें, आ जाता है 259 है ना। इसीलिए 258 में जो बंद NIA एक्ट है हमारा 138, उसकी कार्रवाई 258 के प्रोविजन के तहत बंद नहीं की जा सकती क्योंकि वो कंप्लेंट पर फाइल किया जाता है। 258 के मैटर कंप्लेंट पर फाइल नहीं किए जाते। 259 समान मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। तो यदि किसी मैटर में समन मामले में 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय, अगर कोई ऐसा समन मैटर न्यायालय के यहाँ, वैसे तो हम 2 वर्ष तक के जो मैटर होते हैं वो समन मामले होते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा मैटर है जिसमें 6 माह से अधिक का कारावास दिया जाता है, ऐसा समन मैटर है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये समन ट्रायल की तरह नहीं चलना चाहिए, वारंट ट्रायल की तरह चलना चाहिए, तो फिर वो उसकी वारंट ट्रायल की तरह कार्रवाई चालू कर देगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि मैटर होना चाहिए 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध होना चाहिए, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि वारंट ट्रायल की तरह चलाना चाहिए, तो वो कैसे चलाएगा? पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर। लेकिन इसमें ऐसा दिया नहीं है, वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। नहीं, ये लाइन मत करना, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर। ठीक है। नेक्स्ट ट्रायल आती है हमारी समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण। तो संक्षिप्त विचारण में 260 से लेके 265 तक के हमें प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें संक्षिप्त विचारण में कुछ इतना होता है कि मामले जो कार्रवाई है, जो साक्ष्य संक्षेप में लिखते हैं, बस इतना लिखा है। इसके अलावा संक्षिप्त विचारण में कुछ भी हमें स्पेशल नहीं करना, ट्रायल जैसा हमें कुछ करना नहीं है ना। ट्रायल कौन सी यूज होगी? जब हम देखेंगे सेक्शन 262, तो इसमें जो ट्रायल है उसमें समन ट्रायल का यूज किया जाएगा। 262 क्या कहती है? समन ट्रायल का यूज किया जाएगा, है ना। और टॉप 5 OTO में से 262 में आता है कि इसमें 3 महीने से ज्यादा का कन्विक्शन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो 2 क्लॉज दिए गए हैं 262 में। ठीक है। इसके बाद हमें 2 सेक्शन और देखनी है, 260 और 261। तो 260 कहती है कि भाई समरी ट्रायल कौन कौन कर सकता है। तो समरी ट्रायल सुनने के लिए ऑथराइज्ड है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट और स्पेशली ऑथराइज्ड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। किसके द्वारा ऑथराइज्ड? हाई कोर्ट के द्वारा। तो 260 में 3 अधिकारी दिए गए हैं, जुडिशियल ऑफिसर दिए गए हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और हाई कोर्ट द्वारा स्पेशली ऑथराइज्ड JMFC। तो ये समरी ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और सेक्शन है जो ज्यूरिसडिक्शन से ही लागू होता है, वो आता है 261। वो ये कहता है यदि ऐसे मैटर में जिसमें जुर्माने या जुर्माने सहित, जुर्माने बिना या जुर्माने सहित 6 माह तक का कारावास दिया जा सकता है, तो वहां पर हाई कोर्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी समरी ट्रायल करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। किसमें? जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना 6 माह तक का कारावास यदि दिया जा सकता है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी। पहला तो OT आपका यहीं पर कंफ्यूज आपको कर सकता है, आपका गलत हो सकता है कि
सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कौन से सेक्शन में दिया गया, तो वो 260 में ना देकर 261 में उसके लिए सेपरेट सेक्शन बनाई गई है। इज दैट क्लियर? अब हम 260 पर फिर से वापस आ जाते हैं। तो 260 की क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई समरी ट्रायल किन किन ऑफेंस में की जाएगी। हमने 262 में ये देख लिया समन ट्रायल का प्रोसीजर यूज किया जाएगा, है ना, और 3 माह से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से अब कौन से ऑफेंस में की जाएगी, तो ऑफेंस में की जाएगी ये जो 260 में बताए गए क्लॉज 2 में, एक तो उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक का कारावास ना दिया जाता हो, उसमें की जाएगी। इसके अलावा ये तो 2 वर्ष तक का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके अलावा ये कहते हैं 379, 380 में जो चोरी के मैटर, उसमें चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो आपराधिक दुर्विनियोग वगैरह, इसमें चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है। 411 और 414 में संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, ये आ जाएगा, है ना। इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे कहां पर, 454 और 456 के अधीन भी समरी ट्रायल की जा सकती है। इसके अलावा 504, ठीक है ना, इसमें भी समरी ट्रायल की जा सकती है। और 506 का पैरा 1, इसमें भी समरी ट्रायल की जा सकती है। इसके बाद इसके जो ऑफेंस बताए गए हैं उसके प्रयत्न, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र, सब में समरी ट्रायल की जा सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको डेफिनेशन क्लॉज में बताया था, जिसमें पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, वहां पर भी समरी ट्रायल की जा सकती है। तो ये ऑफेंस आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 वर्ष तक के कारावास और फिर 2000 रुपए तक का जो जुर्माना, इनमें जो चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक है। उसके बाद आपको कुछ सेक्शन याद करने हैं, 454, 456, 504 और 506 का पहला पैरा, क्योंकि दूसरे पैरा में तो सजा काफी है, 7 वर्ष तक की सजा है, ठीक है। तो ये जो ऑफेंस थे इसमें समरी ट्रायल की जा सकती है, ठीक है। 264 कहता है संक्षिप्त विचारण मामलों में निर्णय। तो निर्णय कैसे सुनाएंगे, संक्षिप्त कथन, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन करेगा। दूसरा अभिलेख और निर्णय, तो उच्च अभिलेख निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखेंगे। उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण किसी सशक्त मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि उसने जो डिसीजन दिया है उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त किया गया। इस प्रकार तैयार अभिलेख निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे। छोड़ो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं।